जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कॉम्बो बैच के तहत हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी और रामस्वरूप चतुर्वेदी और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो बच्चन सीरीज। ये जो कॉम्बो क्लास चल रहा है इसका डेमो में सेकेंड क्लास है जो यूट्यूब पे जाएगा। पहला क्लास हमने 1 घंटे से ऊपर का क्लास लिया था और पूरा हमने परिचय जो है बच्चन सीरीज के संबंध में क्या कैसे है सारी चीजें दे दी थी। और साथ ही आपको ये बैच के संबंध में भी बताया था कि किस तरीके से इसमें ये चारों बड़े राइटर के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है उन पे बहुत ही अच्छे से समझ के साथ नोट्स का रिवीजन यहाँ पे कराया जाएगा। ये पूरा क्लास डेडिकेट होगा समझ बेस कि हमें बहुत अच्छे से इस पे समझ होनी चाहिए। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ये हिंदी साहित्य हिंदी और प्राइड करके है, आप मोबाइल में जाएंगे तो इस तरीके से आपको लोगो इस तरीके से कुछ होगा, आपको वहाँ पे जाके देखेंगे प्ले स्टोर पे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे जाके कोर्स वाले में जाके जो कोर्स है कोर्स में जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत कहने पे स्टूडेंट के कहने पे इसका जो प्राइस है वो कम कर दिया गया है। इवन क्या है कि 2000 में आप जो है इस तरीके से आपको लोगो दिखेगा, आप 2000 पे इसका एक्सेस ले सकते हैं साल भर के लिए आराम से। ये चारों किताबें वहाँ कराई जाएंगी क्रम से, है ना। इस तरीके से आप बाई नाउ कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरीके से आपको 4 फोल्डर वहाँ देखने को मिलेंगे, नगेंद्र का, बच्चन का, शुक्ल जी का और रामस्वरूप जी का, जिसमें 19 वीडियो बच्चन वाले में पहले से पड़े हुए हैं। डॉक्टर नगेंद्र के क्लास चलने शुरू हो गए हैं और इसी तरीके से सारे क्लास चलते रहेंगे। और इस तरीके से जब आप उसके फोल्डर के अंदर भी जाएंगे तो क्लासेस कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे यहाँ पे 5 क्लास के क्रम से पड़े हुए हैं तो वहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलेगा और इस तरह बच्चन की क्लास पहले से उसमें पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारे हम क्लास के संबंध में आपको जो भी जानकारी थी वो बता दे रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं तो वो दूसरी चीज़ जो भी स्टूडेंट की क्वेरी है सबसे ज़्यादा कि उन्हें नोट्स चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड आता है मेरे नोट्स का। ये पहले भी हमने हिंदी ऑप्शनल के बैच को पढ़ाया था, आंसर राइटिंग वगैरह हमारा ये प्रक्रिया ऐसे ही होता है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे, अभी एलटी ग्रेड की जस्ट वैकेंसी आया हुआ है, तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स होगा लेकिन बाद में फिर मेंस होगा रिटन फॉर्म में। इवन इन फ्यूचर जीआईसी लेक्चरर वगैरह का भी रिटन में हो सकता है। तो जब प्रामाणिक इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा जैसे भी होगा तो यही हमारा एक फॉर्मेट होगा। हमारे जब भी आंसर राइटिंग होंगे इसी तरीके से होंगे। और आंसर राइटिंग में आप मेरे आंसर राइटिंग का यूपीएससी का वीडियो भी पढ़ा है कि कैसे कराते थे। तो ये कुछ हमारे खुद के नोट्स होते हैं, रिटन का फॉर्मेट होता है, हर एक टॉपिक को कैसे क्लियर करना होता है ये होता है, इसी तरीके से होता है। और ये भी जो आपको अभी बच्चन सीरीज का या नगीन का सारी चीज़ों को करा जाएगा, प्रमाणिक नोट्स कैसे क्या करना है वो बिल्कुल उसी तरीके से किया जाएगा। बस नोट्स नहीं दिया जाएगा, ये मेरा एक पॉलिसी है कि हम नोट्स किसी को ऐसे नहीं देते, लेकिन आप उसको पढ़ के स्वयं से उस चीज़ को बना सकते हैं। बहुत अच्छी समझ आप बना सकते हैं कि कहाँ से हमें क्या चीज़ें निकालनी है, बस ये समझिए। तो हम लोग जो है पहले क्लास में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारा रणनीति क्या है कि हम जब भी सेकेंड डे के क्लास में आएंगे जितना हमने पहले पढ़ लिया उसको नोट से रिवाइज कर लेंगे, फिर क्लास के चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले काम करते हैं कि रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्लास में क्या किया था। तो कल की क्लास में जो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, हमने ये निवेदन हो गया और निवेदन के साथ हमने जो है पूरा क्या भूमिका समझ लिया था, पूरा भूमिका के एक एक बिंदुओं को देख लिया था। और भूमिका के बिंदु के बाद जो है हमने बहुत अच्छे से जो है विषय सूची, हाँ, तो भूमिका तक मतलब ये जो है आपका पोर्शन ये कंप्लीट हो गया था यहाँ तक। तो हम सबसे पहले अपने नोट्स रिवीजन पे आ जाते हैं। तो ये यहाँ से हम नोट्स रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कल पिछले क्लास में पढ़ा क्या था। तो देखिए पिछली क्लास में हमने जो शुरू किया है, किताबी शुरू होता है कहाँ से, यहाँ से, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास करके। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, निवेदन करके था। निवेदन में जो महत्वपूर्ण पॉइंट था हमने ये देखा था, इतिहास के संबंध में बताया गया था। इतिहास जो अतीतोन्मुख नहीं भविष्योन्मुख होता है और ये जड़ नहीं होता है, गत्यात्मक होता है। इसको बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। अतीतोन्मुख क्या है, हमें पुनरुत्थानवादी बनाता है। भविष्योन्मुख क्या होता है, वो भविष्योन्मुखता हमें सृजनशील बनाता है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। दूसरी चीज, इतिहास जो होता है वो मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता है, बल्कि उसमें मानवीय स्वतंत्रता और निर्णय, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भौतिकता मतलब ये सीधे सीधे कुठाराघात किया गया था पूंजीवादी व्यवस्था पे, ठीक है। इतिहास से भौतिकता से निर्मित नहीं होता है, यानी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे आप देखो औद्योगिकरण आया तो औद्योगिकरण ने आधुनिकता को एक अलग ही नया मोड़ ला दिया। इसलिए आप लास्ट में पढ़ेंगे कि आधुनिक से आधुनिकता में डिफरेंस क्या है, या अति से आधुनिकता ने कैसे हमको बर्बाद कर दिया है। तो इतिहास को कह रहे हैं कि कोई भी इतिहास मात्र जो है भौतिकता से निर्मित नहीं होता। और साहित्य तो वैसे भी समाज की संवेदनशील पक्षों को उजागर करता है, तो वो बहुत ज्यादा भौतिक चीजों पे भागता नहीं है। तो इतिहास मात्र भौतिकता से निर्मित नहीं होता। इतिहास बात करता है मानवीय छटपटाहट से उसको आजादी मुक्ति की बात करते हैं, तो ये निर्णय की बात करता है।
तो उसका कम महत्वपूर्ण योग नहीं होता है। इतिहास की चौकटे में बच्चन जी ने कहा है कि साहित्य को अगर फिट कर दे रहे हो तो साहित्य का इतिहास वो नहीं है। तो इतिहास की चौकट में नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि इतिहास की किताबों के लिए इतिहास लिखा जाना अलग है और साहित्य के लिए इतिहास लिखा जाना अलग है। इसलिए साहित्य का इतिहास वो नहीं है जो इतिहास के चौकटे में फिट कर दिया जाए। इतिहास के पुष्टार्थ इतिहासकार साहित्य को इतिहास के चौकटे में फिट करने लगे, ये गलती है। बहुत से वादकृत साहित्य इतिहास लेखक साहित्य को एक खास तरह के ऐतिहासिक सूत्रों में संग्रहित कर देते, पर वो साहित्य का इतिहास ना होकर क्या हो गया है, समाजशास्त्री इतिहास हो गया है। इस तरह साहित्य के अपने व्यक्तित्व का पक्ष जो व्यक्तित्व बनकर समाज के निर्माण में बहुत योगदान दे सकता था, वो उपेक्षित रह गया है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि जो केवल अखबारी साहित्य है, केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता। ये भी ध्यान रखना कि किसने कहा है केवल अखबारी साहित्य पर साहित्य का इतिहास निर्मित नहीं होता। इतिहास लिखने का क्रम तब तक जारी रहेगा कब तक, जब तक मानवीय सृष्टि रहेगी। तो इतिहास कब तक रहेगा, जब तक मानवता रहेगी और मानवीय सृष्टि रहेगा। श्री कृष्ण संकल्प की कौन सी किताब का उल्लेख किया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का। इसके बाद भूमिका में महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे, भूमिका में ये था कि भूमिका के संबंध में यहाँ पे ये बताया गया था कि आधुनिक काल नामकरण तथा काल विभाजन, कालखंड के सीमांकन के आधार में इन्होंने कहा था एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। तो एक कालखंड दूसरे से क्यों अलग होगा, अपने बदलाव के कारण अलग होता है। इतिहास के काल विभाजन की रेखा कम से कम क्या होनी चाहिए, कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्टता वो अलगाने वाली होनी चाहिए। अगर आदिकाल से अगर आप भक्ति काल में जा रहे हैं तो दोनों में सबसे बड़ी बात जो होनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात इनके अनुसार ये होना चाहिए कि विशेषताओं में कुछ तब्दीलियां आनी चाहिए, विभिन्न प्रवृत्तियों में बदलाव सीधे सीधे दिखना चाहिए। दूसरा क्या है कि कोई भी चीज है वो बदलाव जो है अरसे से चला आता है। जैसे इन्होंने 1757 से 1857 की यात्रा की बात की थी, जब बदलाव की प्रक्रिया हमारी आर्थिक है, सांस्कृतिक है, स्थितियों और कला रूपों में स्पष्टता दिखने लगता है, तो इससे काल का निर्धारण होगा। हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ठीक 19वीं सदी के बीच में हुआ था, लेकिन इन्होंने 57 को माना था, उसी को प्रारंभिक बिंदु माना था। तो ये चीज ध्यान रखना है। नामकरण में क्या कहा था, नामकरण के आधार के पीछे इन्होंने कहा था कि नामकरण जो है वो आधुनिक शब्द दो अर्थों की सूचना देता है। क्या, एक सूचना देता है मध्यकाल से भिन्नता और दूसरा नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। अब जो मध्यकाल है, क्योंकि अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर था, एक रस था, तो और जो आपका ये क्या नाम है, आधुनिक काल है वो गत्यात्मक है। साहित्य क्या है, मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख से साहित्य पहली बार कब जुड़ा है, कब जुड़ा है, जब लोग चेतनशील हुए हैं तब जुड़ा है, यानी एक तरीके से आधुनिक काल में। आधुनिक शब्द जो दूसरा आधुनिक शब्द का जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है वो क्या है, वो ध्वनित होने वाला अर्थ है इहलौकिक दृष्टिकोण। धर्म है, दर्शन है, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति नए अगर दृष्टिकोण आ रहे हैं तो वही है। सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान नवीन दृष्टिकोण का फल है। तो सुधार, परिष्कार होना और अतीत का पुनरुत्थान होना, ये सब क्या है, सुधार, परिष्कार, अतीत का पुनरुत्थान जो है नवीन दृष्टिकोण का फल है। आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ये परिणाम है। साहित्य की भाषा ही बदल गई, ब्रज भाषा की जगह आप खड़ी बोली ने ले लिया। तो आप देखो 19वीं सदी में आप देखते हो तो अब क्या है, गद्य जो है खड़ी बोली में आ गया था। हालांकि पद्य जो है अभी भी ब्रज में था, लेकिन गद्य क्या हो गया, खड़ी बोली में आ गया था। उपविभाग में इन्होंने क्या किया था, विभाजन के पीछे उन्होंने सबसे पहले शुक्ल जी को लिया था और इन्होंने कहा था जो शुक्ल जी हैं उन्होंने दो खंडों में जो डिवीजन किया है, गद्य खंड में बांटा है और गद्य के अलावा काव्य खंड में बांटा है। दोनों खंडों को उन्होंने दो दो प्रकरणों में बांटा है। गद्य का जो पहला प्रकरण है उसमें उन्होंने ब्रज भाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विकास विवेचित किया है। तो उन्होंने आधुनिक काल को दो खंड में, गद्य और काव्य में, गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का डिवीजन किया। दूसरे प्रकरण में जाके देखो तो उन्होंने तीन उत्थानों में इसका डिवीजन किया है। उत्थान में है प्रथम, द्वितीय है, तृतीय है। काव्य खंड में भी कह रहे हैं कि दो प्रकरण में चीजों को बांटा, पुरानी काव्य धारा में और दूसरा नई काव्य धारा में। फिर नई धारा के भी तीन उत्थान है, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का, तो भारतेंदु युग जो है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का, भारतेंदु के नाटकों को, ये इन्होंने कहा भारतेंदु युग को जो पुनर्जागरण है, तो भारतेंदु के नाटकों की पारंपरिक खतौनी से पुनर्जागरण का दूर का भी रिश्ता नहीं, इनका कहना ये है। छायावादी या समानता सर्वमान्य ही है। स्वच्छंदतावादी साहित्य क्या है, कैसी साहित्य है, मुक्ति का साहित्य है। कैसी मुक्ति, जैसे गांधी नेहरू आंदोलन मुक्ति का आंदोलन है, बिल्कुल वैसा साहित्य है। निबंध लेखों में मुख्यतः महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, गोविंद नारायण है,
तो पहले 3 लोगों को इन्होंने द्विवेदी कलम के लेखक में किसको-किसको कहा है? महावीर को कहा, माधव को कहा, गोविंद को कहा है। बाल मुकुंद गुप्त गुलेरी जी, पूर्ण सिंह की गणना की है। श्रीधर पाठक रामचरितोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, रूपनारायण पांडे, मुकुंदर पांडे आदि प्रमुख कवि इसी युग के हैं। पहले 3 द्विवेदी कलम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले 3 द्विवेदी कलम के लेखकों में कौन आते हैं? पहले 3 द्विवेदी कलम के लेखक में महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, माधव प्रसाद मिश्र आते हैं, गोविंद नारायण आते हैं। तो पहले 3 द्विवेदी कलम के लेखक में कौन है? पहले 3 द्विवेदी कलम के लेखक में महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं, गोविंद नारायण मिश्र हैं। शेष 3 पूर्व में कौन आते हैं? शेष 3 पूर्व स्वच्छंदतावादी में बाल मुकुंद है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं और पूर्ण सिंह है। तो बाल मुकुंद है, गुलेरी है, पूर्ण सिंह है। द्विवेदी कलम के कवियों में केवल और केवल मैथिली शरण गुप्त का, वो भी साकेत के कार्य जिक्र होता है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुंदर पांडे को शुक्ल जी ने स्वयं क्या कहा है? प्रकृत स्वच्छंदतावादी कहा है। और उपविभाजन जब हम देखते हैं, उपविभाजन में पुनर्जागरण काल में 1857 से 1900 का कालखंड, पूर्व स्वच्छंदतावाद में 1900 से 1920 का। तो इसको हमने बताया भी था, ये हमारा जो है, जिसको हम लोग भारतेंदु युग कहते हैं, उनको पुनर्जागरण कहते हैं। जो पूर्व स्वच्छंदतावाद काल है 1920 से, जिसको हम लोग द्विवेदी कालखंड कहते हैं, तो द्विवेदी कालखंड को ये पूर्व स्वच्छंदता कहते हैं। स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 40, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? छायावाद। तो छायावाद को ये क्या कहते हैं? स्वच्छंदतावाद काल कहते हैं। उत्तर स्वच्छंदतावाद, जिसको हम लोगों ने क्या कहा है? प्रयोगवाद कहा है। तो प्रयोग ने प्रगतिवाद कहा है, प्रगति, तो इसको ये जो है 1940 उत्तर स्वच्छंदता मानते हैं। फिर हर 10 साल पे चीजों को जोड़ते हैं, और प्रगति और स्वतंत्रता, फिर संतुलन की खोज और आधुनिकता, फिर आधुनिकता बोध की रचनाएं। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में कर लिया था, और अभी हम जो है सबसे पहले आगे की शुरुआत के 10 मिनट में पिछला नोट्स का रिवीजन कर लिए। तो हमारा एकदम बढ़िया से याद हो गया कि क्या क्या चीजें इसमें काम की थी। अब जब हम नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आने से पहले हम पहले नोट्स का रिवीजन कर लिया करेंगे। तो ये हमारी रणनीति पढ़ाने का होगा। अब हम अच्छे से अपना जो है सीधे चैप्टर पे आ जाते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, एक तो डेमो क्लास देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्म करना है कि ये चल रहा है, क्योंकि पहले से मेरे बैच के लिए बहुत लोग पूछते हैं। यूजीसी नेट का बैच अभी बंद कर रखा, लेकिन जब कभी लाएंगे और करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे चीज़ों को, ठीक है? टाइम देके और अच्छे से समझाने की कोशिश ही होगी वहाँ पे भी, तो ये ध्यान रखिए। लेकिन अभी जो है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो कोई भी एग्जाम आप बैठेंगे सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप में से कोई भी हिंदी साहित्य वाले क्लास को कर सकता है, ये ध्यान रखें। ये सभी के लिए, कोई भी एग्जाम है सबके लिए महत्वपूर्ण। एक बार आपने कर लिया तो बहुत बड़ा सेगमेंट आपका हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पे अच्छी पकड़ होगी, तो साथ में और चीजें आपको समझ में आएगा। विषय सूची में हम आते हैं, तो हमने सबसे पहले भूमिका पे बात कर ली है, और आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से यात्रा। सीरियसली तो हमारी यात्रा आज से शुरू होने वाली है पुनर्जागरण काल से। ये 57 से लेके 1900 का जो कालखंड है 13 से 100 पेज में, इसमें इन्होंने 3 सेगमेंट में बांटा है। बदलाव की स्थिति के अलावा खड़ी बोली का आरंभिक गद्य, इसके अलावा गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली का प्रारंभ, कविता का प्रारंभ। तो ये हमारा भूमिका पुनर्जागरण में बदलाव की स्थिति, खड़ी बोली का आरंभिक गद्य, गद्य की प्रतिष्ठा और खड़ी बोली कविता का प्रारंभ। ऐसे हम एक एक करके कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं बदलाव की स्थिति में जो परिवेश है, तो ये पुनर्जागरण काल में सबसे पहले आपको परिचित कराएंगे, क्योंकि आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हो ना, तो जब तक आप पृष्ठभूमि से नहीं परिचित होगे तब तक आप समझ ही नहीं पाओगे इतिहास को। इसलिए बदलाव की स्थिति में सबसे पहले राजनीति की स्थिति, फिर नया आर्थिक ढांचा कैसे है, आर्थिक ढांचा से हमारे संबंध कैसे बने, फिर हमारे यहाँ पे शिक्षा कैसे आया, शिक्षा का पश्चिमीकरण कैसे हुआ, और हमारे यहाँ पे सरकारी प्रयास क्या किए गए, और इसी तरह उत्तर भारत में शिक्षा का क्या रहा। तो हम कोशिश करेंगे कि इतना हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी यातायात के साधन है, प्रेस और जनमत है, फिर भारतीय जागरण, पश्चिम को चुनौती कैसे दिया, फिर इसके बाद समाज सुधार की संस्थाएं, ये करके आएगा। और इस तरीके से मान लीजिए पहले सेगमेंट में आपके 2 से 3 घंटे में पहला सेगमेंट कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर है धीरे धीरे, और आगे के चैप्टर तो इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ सबसे आप मानो उत्तर स्वच्छंदतावाद से इतने क्वेश्चन आते हैं कि आजकल किसी भी आगे एग्जाम में आप बैठ रहे हो ना, अगर आपको बहुत अच्छे से आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होने वाला है। तो ये सीरीज इसी को ध्यान में रखते हुए हम शुरू भी किए हैं। यहाँ पे देखिए पुनर्जागरण काल 1857 से 1900। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे बात क्या किया गया अध्याय 1 में। अध्याय 1 जो कि बदलाव की स्थितियों की बात करता है। अध्याय 1 बदलाव की स्थितियां। अब देखिए अध्याय 1 बदलाव की स्थितियां हैं, तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कोई भी बदलाव कहते यूं ही नहीं आता, कुछ भी होता है यूं ही नहीं होता है, बल्कि कार्य कारण श्रृंखला में होता है। दो संस्कृतियां जो हैं
उनका अंतर अवलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाले आर्थिक कारण होते हैं। मुख्य कारण क्या होता है? आर्थिक होता है, गौड़ होता है, सांस्कृतिक। ये बात दूसरी है कि कभी सांस्कृतिक कारण भी प्रदान होते हैं, पर इन दोनों को ले आने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों को ही है। और आधुनिक काल की परिवर्तनमान प्रक्रिया को समझने के लिए उन समस्त कारणों का विवेचन जरूरी है जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद के फलस्वरूप प्रादुर्भूत हुए। इनको हम सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो शायद आपको बहुत अच्छे से ये चीजें जो है क्लियर हो। आप इसको एक बहुत ही व्यवहारिक जो है हम एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने कहा कि जीवन में जो है देखो, कभी भी जीवन में जो ये आर्थिक होता है, आर्थिक पक्ष, ये बहुत आपको प्रभावित करता है। कैसे? आप अभी देखो, आप एज ए स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पैसे की प्रॉब्लम, बहुत सारी तंगियां, बहुत ज्यादा प्रेशर है। लेकिन जैसे ही आप ये आर्थिक पक्ष यानी जैसे ही आप जॉब पाते हो, आपकी पहले वाली लाइफ स्टाइल और जॉब के बाद वाली लाइफ स्टाइल में ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। इसी तरीके से ये आप समझो कि जो भारत की स्थिति है, तो भारत देश की स्थिति के संबंध में ये कह रहे हैं कि जब तक हम, एक समय था हम सोने की चिड़िया थे, हमारे पास समृद्धि के सभी चीजें थी, लेकिन जैसे ही हम गुलाम हुए सब कुछ चला गया, हमारे हाथ से धन चला गया, हमारा मान चला गया, हमारे कल्चर को नष्ट कर दिया गया, सब कुछ। तो कहीं पे भी कुछ भी अगर बदलाव के पीछे कारण होते हैं केंद्र में, किसी के जीवन में बदलाव के, तो पैसा बहुत बड़ा कारण बनता है। कोई देश समृद्ध है या बहुत गर्त में जा रहा है, पैसा बहुत बड़ा कारण बनता है। कल्चर को ये कहते हैं कि कल्चर तो हम मान के चलते वो गॉड हो गया। यानी जीवन में भी अगर दो लोग टकरा रहे हैं तो कह रहे हैं कि पैसा जो है ना, एक तरीके से वो बहुत बड़ा एक आपके जीवन में बहुत बड़े पक्ष को उजागर करता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसे रहेगी। और कल्चर तो एक समय कहते हैं कि ठीक है वो गॉड है, वो प्रमुख नहीं है। कभी कभी कल्चर हावी हो जाता है, लेकिन पैसा अगर होता है तो पैसा बहुत कुछ आपको बदल के रख देता है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है, ये हमें ध्यान रखना है पूरे किताब के दौरान, इन्होंने आर्थिक पक्ष पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। ये देश के संदर्भ में भले बोल रहे हैं, देश के संदर्भ में भी ये आर्थिक पक्ष को ही लेके चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इनका कहना है कि कोई भी बदलाव अचानक यूं ही नहीं होता। बदलाव की, अब देखिए हमारे देश में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी स्थितियों के बदलाव के पीछे कह रहे हैं कोई भी अचानक ऐसे नहीं होता है। उसके बदलाव के पीछे जो दो संस्कृति होती है, उन संस्कृतियों में अंतर अवलंबन का कारगर उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी है आर्थिक कारण। तो मुख्य कारण आर्थिक है, सांस्कृतिक गौड़ है। अब ये एक एक परिवेश की बात करेंगे, राजनीतिक परिवेश की बात करते हैं तो हम थोड़ा समझते हैं कि अगर ये 1857 की क्रांति से मानते हैं कि चलो ठीक है, एक समय आया 1857 की क्रांति से हम आधुनिक काल कह सकते हैं, तो उस समय की स्थितियां क्या थी? अब सन 1857 से हिंदी साहित्य का हम आधुनिक काल मानते हैं, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया तो इनके हिसाब से एक शताब्दी यानी 100 वर्ष पूरी हो गया था 57 में ही, 1757 में ही, है ना, हमने पहले भी बताया था। जब ईआईसी जो है यहाँ पे आया और हमारे यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला जो प्लासी की लड़ाई में हार गए, क्योंकि आप देखो कि भारत में बंगाल ही तो केंद्र होता था समृद्धि का, और ब्रिटिशर्स को जो है बंगाल को ही लूट, एक तरीके से बंगाल में ही लूट करना था, क्योंकि इनकी 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और यहाँ पे आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो ये बंगाल को सबसे पहले टारगेट करते हैं। तो कहते हैं कि 100 वर्ष पूर्व की बात है 1757 में, जब हमारे यहाँ पे नवाब सिराजुद्दौला थे, उनको इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने 1600 में आए और यहाँ पे स्टैब्लिश जैसे हुए, फिर प्लासी की लड़ाई में हराए, और हरा के सबसे बड़ी हार तो सिराजुद्दौला की हार हुई, लेकिन हार होने के बाद संपूर्ण बंगाल पे अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। इसके बाद तो और भी टर्निंग पॉइंट आया कि 1764 में हुआ बक्सर की लड़ाई, और जो हमारे यहाँ पे मुगल सम्राट जो शाह आलम थे उनको भी हरा दिया। और इस तरह जो जब 1764 में इनको हरा दिया, तो 1765 में उन्होंने हमको और पंगु तब कर दिया, जो कड़ा का युद्ध है उसमें रही सही शक्ति भी समाप्त कर दिया। और सम्राट ने अब क्या किया, बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा जो कि बहुत समृद्धि के केंद्र थे, उनकी दीवानी अंग्रेजों को दे दी। अब लोग उनको जितने भी पावर थे, राजनीतिक पावर जो है उनके हाथ पे वो ट्रांसफर हो गए। संपूर्ण देश पर वो अपना आधिपत्य जमाने के लिए अंग्रेजों को 2 और शक्तियों को पराजित करना था। एक तो बंगाल इनको कांटे की टक्कर दे रहा, तो बंगाल को ये पंगु कर दिए 65 तक लाते लाते। 2 और टक्कर में थे, एक मराठा स्टेट था, एक उधर जो है सिख स्टेट था। अब इनको सिख से जो है मराठा स्टेट को और सिखों से लड़ाई करनी थी। तो सिख तो पंजाब की सीमा में थे, सिख जो थे
ये सिख लोग कहाँ पे थे? सिख जो थे वो पंजाब की सीमा में थे, परंतु मराठों का जो प्रभाव है वो बहुत व्यापक था। सिख जो थे वो पंजाब की सीमा में थे, परंतु जो मराठे थे उनका प्रभाव बहुत व्यापक था। पारंपरिक जो है पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण हुआ क्या, 1803 में अस्सी का युद्ध हुआ, लासवारी का युद्ध हुआ 1803 में, और यहाँ पे ये मराठे जो है विजित हो गए, उनकी संघ शक्ति समाप्त हो गई। फिर इसके बाद ये बात कर रहे हैं 1800 जो है 49 में जो सिख है उनको भी हरा दिया। अब धीरे धीरे इनका रास्ता साफ हो गया, मतलब राजनीतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने कितने युद्ध को, उधर बंगाल में इन्होंने प्लासी और 1765 में पूरा समझौता कर लिया, 64 में बक्सर से हरा दिया, इधर ये क्या नाम है 80 और लासवारी का युद्ध कर लिया, इधर सिख स्टेट को पराजित कर दिया, और ये 1800 जो है 56 में ये अवध स्टेट था उसको भी अपने उसमें सम्मिलित कर लिए। अपनी इस विजय के कारण अंग्रेज जो है मद में चूर हो गए, गर्व में चूर हो गए, और उनकी नीतियों से असंतुष्ट अब जो देसी राजा है, सिपाही, किसान है, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब वो सारा शक्ति अपने हाथ में लेते जा रहे हैं और यहाँ पे मनमानी कार्रवाई करते जा रहे हैं, और ये सब तो मान लो लोग बर्दाश्त कर लिए, पर हमारा जो स्टेट है ना वो धर्म को बहुत ज्यादा एक तरीके से तवज्जो देता है, और जब इन लोगों ने धर्म पे कुठाराघात करना शुरू किया तो हमारे यहाँ के राजा है, सिपाही, किसान सब असंतुष्ट वैसे ही थे, तो उन्होंने एकजुट होकर 1857 में व्यापक स्तर पे विद्रोह किया। तो विद्रोह के पीछे का कारण ये है कि 100 साल पहले से ये चीजें चल रही, माहौल बन रहा है, ये लोग अपनी अति मचाए चले जा रहे हैं। सन 1857 के संघर्ष के फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई समाप्त, और अब क्या हुआ, ये एक कंपनी थी तो कंपनी की तरह ट्रीट करती थी, तो 1600 में जो ये कंपनी आई थी ये 1857 की गदर तक ही समाप्त हो गई, और अब भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया, अब उनकी कॉलोनी बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक तथा प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन कर दिए, और इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। तो साहित्य जो है वो मनुष्य के बृहत्तर सुख दुख के साथ कब जुड़ा, पहली बार जुड़ा, ये भारतेंदु के समय में हुआ, वो भी कैसे हुआ, गद्य के माध्यम से हुआ। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियां जो है वो किस में देखने को मिल सकती थी, गद्य में ही मिल सकती थी, पद्य में नहीं मिल सकती थी। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की तलाश कर रहा था, और इस तलाश के उसमें ब्रज भाषा उसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए आधुनिक काल में ब्रज भाषा काव्य के माध्यम से पुरानी जो संवेदनाएं हैं वही अभिव्यक्ति पाई, वो अपने संस्कारों में जड़ हो चुकी थी, इसके लिए पुरातनता का केंचुल छोड़ पाना संभव ही नहीं था। खड़ी बोली जो था उसका गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप ही अभिव्यक्ति का नया माध्यम बना। अब एक बार समझते हैं हमने समझा क्या। देखिए, हम लोग बदलाव की स्थिति में सबसे पहले समझ रहे हैं राजनीतिक स्थिति को। राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो क्रांतिकारी परिवर्तन, हम जो 1857 की क्रांति की बात करते हैं, ये 1757 यानी 100 साल पहले ही ये एक पूरा माहौल बन चुका था कि कुछ ना कुछ तो होगा इस देश में, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए 1600 में, और 1600 से आके लगातार जो है एक तरीके से अपनी कंपनी रन कर रहे थे। फिर इनका मन हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रशासन भी करें। पहले कंपनी, प्रशासन से कंपनी का मतलब नहीं था, सिर्फ वो आर्थिक पक्ष पर ध्यान दे रही थी, अपने पैसे कमाने पे। लेकिन जैसे इन लोगों ने राजनीतिक हस्तक्षेप करने की कोशिश की, और 1757 की प्लासी की लड़ाई हो, या 1764 का बक्सर का युद्ध हो, या 1765 में पावर ट्रांसफर हो, और या 1756 में एक तरीके से 1856 या 1756 तक आप देखेंगे, 1856 तक अवध स्टेट का विलयकरण हो, ये जितनी भी चीजें की थी, धीरे धीरे हमारे जो है राजनीतिक अधिकार छीन लिए और अपनी मनमानी करने लगे। जब हद मनमानी हो गई तब हम लोगों ने 1857 में जो है सारे, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, जितने भी लोग त्रस्त थे इनकी राजनीति से, वो परेशान होकर उन लोगों ने विद्रोह किया, और मजबूरन फिर जो है महारानी विक्टोरिया ने पावर ट्रांसफर जो है 1858 में कर लिया, और फिर यहाँ के लोगों से वादा किया कि हम पहले जैसे नहीं करेंगे, आपको बहुत सारी चीजों में रियायत देंगे, थोड़ा सा ढील दिया। तो ये बहुत परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन की शुरुआत थी। अब अभी देखेंगे आप कैसे आपके देश में प्रेस हुआ, प्रेस का आगमन हुआ, फिर आपके यहाँ पे रेल जो है गांव-गांव तक पहुंचा। तो ये सब इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से अपने फायदे के लिए किया, लेकिन फायदा हमें उससे हुआ, बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, इतना सब कुछ होने से ये हुआ क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थोड़े चेतनशील हुए, थोड़ी आजादी मिली। जब 1858 में महारानी विक्टोरिया का शासन हुआ, उन लोगों का हुआ, इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी, इसका भी असर था, थोड़े से वो डर भी गए थे,
थोड़ी सी हमको जब आज़ादी मिली तो हम लोग उतने चेतनशील हुए, और 1850 में तो देखते हैं कि भारतेंदु जी का जन्म ही होता है। और धीरे धीरे प्रेस वगैरह आने से सबसे ज़्यादा फायदा आप देखेंगे प्रेस आने से हुआ। देखिए प्रेस आने से क्या हुआ कि जब हमारे जो साहित्यकार वगैरह होते थे, अब वो एक जगह पे, एक सीमित जगह पे चीज़ों को बोलते थे, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से घर घर पे पहुंच सकते थे, तो बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। अब वो परिवर्तन के कारक में एक चीज इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि इसमें हमारा जो ये खड़ी बोली है, हमें खड़ी बोली की याद क्यों आई कि हमें खड़ी बोली की जरूरत है। जब कोई भी चीज कहते नहीं, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। हमें लोगों तक पहुंचना था, और लोगों तक पहुंचने के लिए हम पद में नहीं पहुंच सकते। ये कह रहे हैं कि पद में जो ब्रज भाषा जो था, हमारे यहाँ पे जो ब्रज भाषा था जिसमें पद लिखा जा रहा था, वो एक तरीके से पुरातनता की कोयचुल को छोड़ नहीं पा रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उसमें हम लिखते तो जन जन तक नहीं पहुंच पाते। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं संस्कृत से पाली, एक पूरा यात्रा रहा है कि संस्कृत से आपका पाली, पाली से प्राकृत अपभ्रंश की यात्रा। तो कहते हैं कि अगर बौद्ध धर्म को लोगों तक पहुंचाना था तो जन जन में पहुंचाना था, तो इसलिए आप देखते हैं भगवान बुद्ध को भी पाली में उपदेश देना पड़ा, या जैन धर्म में आप देखते हैं कि प्राकृत में उपदेश देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको लोगों तक पहुंचना था। खड़ी बोली एक ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से हम, जिसका माध्यम बना के हम लोगों तक पहुंच सकते थे। और सच में साहित्य जो समाज के बेहतर लोगों से जुड़ना था, उनके सुख दुख से जुड़ना था, वो कमाल कर सकता था। हमारा गद्य खड़ी बोली ही कर सकता था, पद्य का जो ब्रज भाषा है वो नहीं कर सकता था। तो एक अनुकूल जब वातावरण मिला तभी हमारे खड़ी बोली गद्य के प्रसार के रूप में हमारे यहाँ पे आया। ये भी उसी के पीछे का सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पे ये चीज हमें राजनीतिक स्थिति में समझने को मिला। दूसरी टॉपिक का नाम है, यहाँ पे दूसरा टॉपिक है नया आर्थिक ढांचा और नए संबंध। नया आर्थिक, नया ढांचे संबंध के बारे में कहते हैं। जो साहित्य का इतिहास होता है ना, वो बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास है। इस डेफिनेशन को आपको, इस परिभाषा को क्यों याद रखना है? क्योंकि इसके पहले आप शुक्ल जी की परिभाषा उनकी किताब में पढ़ेंगे, रामस्वरूप जी का समझाएंगे, उनका पढ़ेंगे, और ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि, यानी मतलब जो आपका इंटरेस्ट बदल रहा और आपकी संवेदनाएं बदल रही हैं। यहाँ पे गलती मत करिएगा, क्योंकि संवेदना वाला जो है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी वाली किताब में भी संवेदना को बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। वो किताब ही संवेदना पे डेडिकेट है। तो यहाँ पे इन्होंने भी अभिरुचि और संवेदना, दो चीजों को ध्यान रखा है। कभी दे तो आपको लगे कि अगर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का नाम हो तो आपको नहीं पता हो, तो आपको लगे संवेदना का इतिहास तो नहीं का है। यहाँ पे एक चीज बहुत बारीकी से समझना, जहाँ आप गलती कर सकते हैं वहां पहले ही आपको अवगत करा देते हैं कि साहित्य का इतिहास बदलते हुए इंटरेस्ट और संवेदना का इतिहास है। ये बात किसने कहा है? ये बच्चन जी ने कहा है। अभिरुचि यानी आपका जो इंटरेस्ट होता है और आपका जो संवेदना होता है, वो बदलाव का सीधा संबंध कहते हैं आर्थिक और चिंतन के पक्ष से होता है। दो स्टेटमेंट, साहित्य का इतिहास क्या है? बदलती हुई अभिरुचि और संवेदना का इतिहास है। और जो आपका इंटरेस्ट है और समाज के प्रति आप जो संवेदनशील होते हैं, वो आपका जो पक्ष होता है, उसका जुड़ाव आर्थिक और चिंतन से होता है। कुछ लोगों की दृष्टि में जो ये आर्थिक परिवर्तन होता है, उनके साथ साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बैठा देना साहित्य का इतिहास होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आर्थिक परिवर्तन को साहित्यिक से जोड़ के तालमेल बैठा देंगे और कहेंगे साहित्य का इतिहास। कुछ लोग कहते हैं कि जो संस्कृति होता है, संस्कृति के धरातल पर जो इंटरेस्ट होता है, उसका विकास क्रम निर्धारित कर देते हैं। लेकिन ये कुछ कुछ लोगों की बात हो रही, बहुत लोगों की नहीं। इनका क्या मतलब है? वस्तुतः ये कहते हैं कि जो आर्थिक है और सांस्कृतिक परिवर्तन है, उनमें पेचीदा संबंध है। मोटे तौर पे हम देखें, कार्य कारण का संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं कर सकते। अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंध और देन का विवेचन अतिरिक्त अवधानता की अपेक्षा रखता है। आधुनिक काल के पहले जो है, अब बता रहे हैं, देखिए आर्थिक ढांचा और नए संबंध क्या है। थोड़ा सा आपको इतिहास में देखे जा रहे हैं, पृष्ठभूमि में। कह रहे देखिए, जो आज आधुनिक काल है ना, आपका 1900 वाला समय, थोड़ा सा बैक में जाइए आप। जब आप पिछले से कुछ तुलना करते हो तो अब आपको पता होता है पहले से हमारी स्थिति कितनी बदल चुकी है। कह रहे कि आधुनिक काल से आप 1900 से पहले जाओ, तो पहले क्या होता था? पहले हमारे यहाँ पे भारतीय गांव होते थे, और जो भारतीय गांव होते थे उनका जो आर्थिक ढांचा होता था प्राय अपरिवर्तनशील होता था। वो बदलने वाले नहीं होते थे, वो एकदम अपरिवर्तनशील होते थे और एकदम ही स्थिर रहते थे। मूवेबल भी नहीं है, एकदम स्थिर। गांव क्या होता था? वो अपने आप में स्वतः पूर्ण एक आर्थिक इकाई होते थे। इनकी अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करते हुए सर चार्ल्स मेटकॉफ ने लिखा भी है कि तब गांव जो होते थे, छोटे छोटे गणतंत्र होते थे। उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में ही पूरी हो जाती थी। वो बाहरी दुनिया से मतलब नहीं रखते थे। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ। हिंदू आए, पठान आए, मुगल आए, सिख आए, मराठों ने, कौन कौन भारत में आया, सब आए। पर क्या हुआ? राज्य बने और बिगड़े, पर गांव वैसे के वैसे। इसका एक मतलब आपको पता है? सर चार्ल्स मेटकाफ के कहने से एक चीज और क्लियर हो गया कि देखो भाई,
हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है ब्रिटिशर्स पहले आके इधर उधम चौकड़ी मचा गए। इसके पहले क्या क्या नहीं आए, बहुत सारे लोग आए, पठान आए, मुगल आए, सिख आए, मराठा आए, सब तो आए। और ऐसा भी नहीं कि राज्य बने और बिगड़े, सब कुछ हुआ, पर हमारा गांव वैसा का वैसा रहा है। इसलिए हम लोगों ने चाहे सल्तनत काल हो चाहे मुगल का हो, किसी के प्रति ऐसे 57 के जैसे वाला बिल्कुल नहीं छिड़ा। उसके पीछे वो है, वो आए गए रहे, कुछ ने तो अपना समझा, कोई ताजमहल बना दिया, कोई लाल किला बना दिया, सब यही किए। कोई ऐसा नहीं आया था इसके पहले जो कि हमारे यहाँ के दादा भाई नौरोजी जो को, जिनको जाके ब्रिटिश की पार्लियामेंट में ये कहना पड़े कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के तहत, धन के निष्कासन के सिद्धांत के तहत, कि देखो मेरे पैसे जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं, पैसे हमारे देश में पानी की तरह बहे जा रहे हैं। या कोई भी जाके आपको भारतेंदु जी को जाके कहीं पे नहीं कहना पड़ा कि सल्तनत काल हो गया या मुगल काल हो गया, 26 करोड़ रुपया हमारे यहाँ से गबन होता है जाता है, किसी को कभी कहना ना पड़ा। वो लोग आए, यहीं पे राज बनाए, यहीं रह गए, यहीं पे किला किए, यहाँ के कल्चर को समृद्ध किए। इसलिए हमारे वाले उनको आत्मसात के लिए कुछ भी नहीं बोला। पर इन लोगों ने नालायकी की, ये आए और यहाँ से ले जाके अपने घर को बसा रहे, यहाँ को उजाड़ रहे हो। ये चीज बर्दाश्त से बाहर था, इसलिए इन्हें खदेड़ना जरूरी था। तो ये किसने कहा था? चार्ल्स मेटकाफ ने ये बात कही थी। गांव की जमीन पर सबका समान अधिकार होता था। तब किसान खेती करता था, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी जितने भी थे, कौन, तेली, ये सब गांव की अन्य आवश्यकताओं को पूरी कर देते। पेशा जाति के अनुसार निश्चित होता था। तब एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं करता था, क्योंकि इसके लिए वो स्वतंत्र ही नहीं था। नगर और जो गांव थे वो अपनी अपनी इकाइयों में पूर्ण और एक दूसरे से असंबद्ध थे। नगर कैसे होते थे? नगर उस समय 3 तरह के थे। एक राजनीतिक महत्व के नगर है, एक धार्मिक नगर महत्व है, एक व्यापारिक होते थे। मतलब उस समय नगर भी 3 तरह के होते थे, राजनीतिक महत्व के नगर थे, धार्मिक नगर थे, व्यापारिक नगर थे। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था। जैसे नगर है तो उसमें रत्न जनित आभूषण, बारीक सूती रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की मीनाकारी, वस्त्रों की रंगाई, इन सब के लिए देश की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी थी। पर इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में ज्यादा होता। विशेष रूप से जो राजा महाराजा, सामंत, श्रेष्ठी, वो लोग भाई पहनते, उनके पास पैसे थे। और ये नगर जो थे, नगर के लोग क्या होते थे? नगरों का जो उद्योग था समानता वस्तु का निर्माण नहीं करता था। गांव का घरेलू उद्योग अलग होता था, नगरों का अलग होता था। दोनों की अलग अलग इकाइयां थी। अंग्रेज व्यापारियों ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारीक धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेज ने इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ का जो बारीक धंधा था, यहाँ की बारीक धंधों को बहुत कुछ नष्ट कर दिया। जो कुछ बाकी बचे थे वे नई सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। अंग्रेजी राज की स्थापना के साथ साथ इस देश की सामाजिक संगठना में विघटन और परिवर्तन शुरू हो गया। यो अंग्रेजों की विजय की जिम्मेदारी जो थी, यो अंग्रेजों की विजय की जिम्मेदारी यहाँ की स्थिर आर्थिक व्यवस्था पर ही नहीं, अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त देशों में पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव रहा। विदेशी मुसलमानों की विजय के कारण भी यही थे और अंग्रेजों की विजय का भी यही। आज भी जब एक सीमा तक देश का आधुनिकीकरण हो गया है, जाति के आधार पर चुनाव जीते जा रहे हैं, नियुक्तियां हो रही, पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर भी जाति प्रथा शिथिल तो हुई पर मिट नहीं सकी। आधुनिक साहित्य में भी इस प्रथा पर करारी चोट की गई है, पर वो किताबी बनकर रह गया। आर्थिक ढांचे के परिवर्तन के साथ अधिरचना के ढांचे को भी अन्य स्तर पर मूलतः बदलने की जरूरत बनी हुई है। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा ले आया गया वो मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव ही नहीं था। इनके आगमन से सामाजिक रीति नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखता है। मुसलमान कैसे थे? मुसलमान यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि से वो पिछड़े हुए भी थे। मुसलमान क्या थे? यायावर थे, यानी वो हमारे यहाँ पे आए और उस सामाजिक विकास की दृष्टि से वो इतना आगे नहीं, तो वो पिछड़े थे। उनकी स्थिति मुसलमान की कैसी थी जो आए हमारे यहाँ पे? पूर्व सामंती थी, इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से अंशतः ही विजित हो पाए। मुगलों के जमाने की बात करें तो वो जमाने में भी आर्थिक सामाजिक ढांचे में स्थिरता आई, किंतु वे भी समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं लाए, यानी छेड़छाड़ नहीं की। आर्थिक इकाइयों में यथास्थिति बनी रही। ये अंग्रेज जो थे ये सामंती व्यवस्था से आगे बढ़ के, ये था इनकी समस्या। ये बात करते थे कैपिटलिज्म पे। इनकी जो फिलॉसफी थी वो कैपिटलिज्म की फिलॉसफी थी, पूंजीवादी, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। और अब जो है ये जो पूंजीवादी व्यवस्था जब अपना चुके थे तो सामाजिक विकास की दृष्टि से वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल का आगे थे। यानी ये देखिए आर्थिक परिवर्तन में जो कहा जा रहा है यहाँ पे हमें समझना है, अभी हम समझते हैं आगे। इसलिए आर्थिक व्यवस्था को तोड़ने और परिवर्तन करने में उन्हें सफलता मिली। अंग्रेजों ने गांव की आर्थिक व्यवस्था में जो रद्दोबदल किया उससे उनकी कृपा नहीं कहते, इनमें उनका अपना खुद का स्वार्थ था। गांव की जमीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े लोगों से ही मालगुजारी मिल जाती थी।
जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेजों की आखिरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता रहा। अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, इसका व्यापार नष्ट किया। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा भारतेंदु ने कवि वचन सुधा कब आया? 1874। 1874 में कवि वचन सुधा में लिखा, क्या लिखा? सरकारी पक्ष का ये कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते भिड़ते थे और आपस में गमनागमन नहीं हो सकता था। ये सब सरकार की कृपा से हुआ है। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी नहीं रहा, उद्योग भी नहीं और व्यापार भी। ये हिंदुस्तानियों को कहना है कि ना उद्योग रह गया ना व्यापार। रेल आदि आए तो वो भी द्रव्य के बढ़ने की उम्मीद से नहीं आए हैं। रेलवे कंपनी वालों ने जो द्रव्य खर्च किए हैं उनका ब्याज सरकार को देना पड़ता, और लेने वाले कौन होते? विलायत के लोग। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया हमारे यहाँ से चला जाता है। मतलब ना दादा भाई नौरोजी वाली बात भारतेंदु जी कह रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो सन 1700 ये लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू किया। बाद में यही जमींदारी प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा से बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी आया। 1820 में सर थॉमस मुनरो ने इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया जमींदारी के बाद 1820 में, और ये लागू करके इस्तमरारी में इन लोगों ने जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में घोषित कर दिया। अब जमींदार और जोतदार दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। इसके पहले जमीन को आप ना खरीद सकते थे ना बेच सकते थे, क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व यानी मालिकाना हक होता ही नहीं था। अब खेत की व्यक्तिगत संपत्ति का व्यावसायिक हो जाना स्वाभाविक था। पहले कृषि का उत्पादन गांव में ही होकर रह जाता था, किंतु अब बाजारों में जाने लगा। यातायात की सुविधा बढ़ने पर उत्पादन की किस पर प्रभाव पड़ा? खेतों में उन वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होने लगा जो व्यवसाय की दृष्टि से ज्यादा लाभप्रद थी। रुपए के चलन से भी व्यावसायिकता में वृद्धि हुई, पर किसानों की स्थिति अब भी अच्छी नहीं हुई। उन्हें एक और सरकारी मालगुजारी अदा करना पड़ता, परेशानी सहनी पड़ती, दूसरी ओर महाजन की ऋण अदायगी भी करनी पड़ती। वे बेचारे तो इन दो पाटों में पिस रहे थे। वो समय समय पर अंग्रेज मालगुजारी की दर बढ़ा भी देते थे। फसलों किसान महाजनों की चंगुल में बुरी तरह फंस गया, और ये महाजनी सभ्यता का जाल फैलाने का श्रेय और श्रेय अंग्रेजों को है। आए दिन अकाल पड़ते थे। अकाल पीड़ितों की रक्षा करने में अंग्रेज अधिकारी असमर्थ होते। अकाल की ज्वाला में हजारों लोग भस्मीभूत हो जाते। कर के भारी बोझ और अकाल, महामारी आदि की भयंकरता का प्रचुर उल्लेख भारतेंदु तथा उनके मंडल द्वारा लिखे गए गद्य साहित्य में मिलता है। जब भूमि ये व्यक्तिगत संपत्ति हो गई और उत्पादन के वितरण का ढंग भी बदल गया, तो जो पुराने सामाजिक संबंध थे उसके आधार पर नए सामाजिक संबंध आ गए, और सामूहिक खेती के नष्ट होने के कारण संबंधों की रागात्मकता टूटने लगी। व्यक्ति के अपने अपने स्वार्थ हो गए, इसलिए अर्थ पर टिका हुआ स्वार्थ अब आत्मपरक हो गया। पूंजीवादी व्यवस्था में घटिया स्वार्थों ने जन्म ले लिया, और मशीनीकरण यानी यांत्रिकता के कारण पूंजीवाद का एक अगला चरण आया, अकेलेपन या एलिनेशन का दौर। पहले सरल ग्राम व्यवस्था में पारस्परिक झगड़ों का निपटारा लोग पंचायत में कर लेते, लेकिन अब नई अर्थव्यवस्था के कारण संबंध जटिल हो गया। अब पंचायतों द्वारा उनका फैसला नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में नई संस्थाएं आई और पंचायतों के स्थान पे कचहरियां आई। अब पुरानी व्यवस्था में भी अलगाव था, किंतु वो अलगाव एक प्रकार का था और नई व्यवस्था ने अलगाव दूसरी तरह किया। पहले एक गांव दूसरे गांव से और गांव शहर से अलग थे। शाही संस्कृति पर नागरिक संस्कृति की गहरी छाप होती थी। सबको एक सूत्रता में बांधने वाला तत्व धर्म होता था। यही कारण था कि भक्तिकालीन काव्य जो था वो नगर और गांव को समान रूप से प्रभावित कर सका। रीतिकालीन काव्य में गांव को नफरत की निगाह से देखा गया। इसे प्रमाणित करने के लिए बिहारी के दोहे भी उद्धृत किए गए। आधुनिक काल में गांव की ओर साहित्यकारों की दृष्टि गई, पर तब तक किन्हीं अंशों में अब गांव बदल चुका है। अंग्रेजों की नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा। खेत टुकड़ों में बंट गए, किसानों और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ आ गए, पैदावारी घट गई, ग्रामीण उद्योग धंधे नष्ट हो गए, ज्यादा से ज्यादा लोग खेती पर डिपेंड हो गए। शहरी उद्योग भी अंग्रेजों की कृपा से कालकौलित हो गया। पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, उससे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। अब क्या हुआ? गांव की जड़ता टूटी। गांव और शहर एक दूसरे से संपर्क में आने के लिए बाध्य हुए। एक घेरे में बंधी हुई अर्थव्यवस्था राष्ट्र के उन्मुख हो गई। जो देश पहले केवल धार्मिक एकता में बंधा था, अब वो राष्ट्रीय एकता के प्रति जागरूक हुआ। जाति प्रथा को भी एक धक्का लगा। जाति आर्थिक वर्गों में बदलने लगी, किंतु जाति प्रथा की जड़ता को तोड़ा नहीं जा सका। आर्थिक वर्गों का उदय तो हुआ, पर ये जो जातीय उच्चता की भावना वो अभी विलीन नहीं हुआ। अंग्रेजों ने
जाने अनजाने में जो सुविधाएं दी, उनका उपयोग करने वाले कौन थे? उच्च जाति के लोग। अंग्रेजों के ज़माने में शासन में उन्हीं का प्राधान्य था, राष्ट्रीय आंदोलन भी उन्हीं के हाथ में था। आज के राजनीतिक दलों के सूत्रधार भी वे ही हैं। साहित्य और कला पर भी इन्हीं का आधिपत्य बना रहा, इसलिए आज एक होकर भी हम अनेक हो गए। अंग्रेजों ने इस भेदभाव का लाभ उठाया, पर सारा दोष अंग्रेजों के कंधे पर लाद कर हम अपने को निर्दोष तो नहीं कह सकते। जाति प्रथा शिथिल जरूर हुई, कोई संदेह नहीं। नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ, उच्च वर्ग और श्रमिकों के अलावा एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। आधुनिक काल में उस वर्ग की भूमिका ही सबसे ज्यादा क्रांतिकारी है। इस वर्ग के उदय का एक कारण और था नई शिक्षा। अब आपको एक बार समझाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है कहा गया आर्थिक पक्ष में। देखिए, आर्थिक पक्ष में महत्वपूर्ण पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना है कि इन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे कही। यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्थिक संबंध ने आज जो नया ढांचा शुरू किया है, ये हम तब की बात कर रहे हैं। कब की? आप एक समय आप देखो कि ये कह रहे हैं कि आप 1900 पहले जाओ, 1900 के पहले की बात करो। तो 1900 के पहले जो ये कह रहे हैं कि एक समय ऐसा था जब हमारा जैसे एक अपना गांव है, तो हमारा गांव अपने आप में समृद्ध गांव है। दूसरे गांव से भी मतलब रख लेते थे, लेकिन उतना नहीं। हमारा ये गांव ना अपने आप में इतना समृद्ध होता था, अपने खाने कमाने जीने में मस्त था। यहाँ तक कि आप समझो कि ये दूर का जो नगर होता था, तो नगरों के लिए सम्मान बहुत होता था, सारी चीजें होती थी, पर हम अपने आप में इतने इंडिपेंडेंट होते थे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते थे। हम इतने एक तरीके से कह सकते हो कि हम इतने स्थिर भी थे और अपरिवर्तनशील भी थे। दोनों चीजें थी, हम स्थिर भी थे, अपरिवर्तनशील थे, पर जो भी था हम बड़े मस्त थे। हमारे यहाँ पे कम से कम ये तो नहीं था कि अकाल आ रहा है, अकाल के अलावा अकाल की वजह से लोग मर रहे हैं और भी बहुत तरीके से तंगी आ रही है। कम से कम हमारे पास तो ये सारी समस्याएं नहीं थी जो बाद के दिनों में हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये जो लेखक कह रहे हैं कि हमें जैसे बाद के दिनों में समस्या का सामना करना पड़ता, कम से कम हमारी स्थिति ऐसी तो नहीं रही। लेकिन जब ये अंग्रेजी शासन का धीरे धीरे बोलबाला हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज इन्होंने और बताया, इसमें ये बताया कि ये आपको भी पता होगा इतिहास में, हमारे यहाँ देखें तो सल्तनत काल रहा, मुगल काल रहा, या आप देखेंगे कि जब 1100 के आसपास 1000 से ही आक्रमण होना शुरू होता तो बहुत सारे लोग आए। अभी कह रहे कि जो मुस्लिम सत्ता जो हमारे यहाँ पे आक्रमण कर रही थी, ये सब लोग आए थे, तो ये ना हमारे यहाँ के कल्चर से कह रहे थे ये पीछे ही थे, आगे नहीं थे। और ये ब्रिटिशर्स क्या थे, ये क्योंकि एक तरीके से इनका जो एक एजेंट था, एक पॉलिटिकली इनका थॉट था, ये कहीं ना कहीं थोड़े से प्रोग्रेसिव थे हम लोगों से। अब हमारे टकराव की स्थिति में जी मुगल है, सल्तनत है, मुस्लिम सत्ता, ये जितने भी लोग आए, ये आए यहाँ तक इन्होंने राज्य बनाए, बढ़िया से शासन किया, यहाँ के पैसे से यहाँ के लिए ही समृद्धि का कार्ड बने। आपने देखा कि हमारे ये कल्चर को बहुत ज्यादा समृद्ध किए। बहुत सारे आप देखो कि आज के समय में टूरिस्ट के लिए जितनी भी चीजें बनवाए, मुगल काल के सल्तनत में आपने देखा कितना स्थापत्य कला विकसित हुआ, या संगीत, चित्र, साहित्य सब कुछ विकसित हुआ। हमें इन सबसे इसलिए फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये हमारे धर्म को लेके इतना ज्यादा जो है हमको परेशान नहीं किए, हमारे पैसों को लेके चोरी करके अपना घर नहीं बसाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये जो अंग्रेज आए ना, इनकी जो मानसिकता थी, ये जो औद्योगिकरण हुआ और ये जो भी चीजें किए, ये आप देखो कि 26 करोड़ का आरोप खुद लगाते हैं भारतेंदु जी। या आपको हमने पहले भी बताया कि भारतेंदु जी के अलावा जो है, आपने दादा भाई नौरोजी का स्पीच सुना हो, तो दादा भाई नौरोजी भी एक धन का निष्कासन का सिद्धांत अब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के टाइप में भी बताते हैं कि भाई हमारा पैसा जा रहा है। हमारे जितने भी लोग जब 57 की जब भारतेंदु जी आते हैं, वो भी सभी लोगों को बताते हैं भाई पैसा चोरी होके जा रहा है, हम लोग कंगाल हो रहे हैं, हमारे यहाँ आए दिन अकाल पड़ रहा है, महामारी पड़ रहा है, इनसे पैसा संभाला नहीं जा रहा है, पैसे लेके ये हमारे पैसे को बहाव कर रहे हैं और हमारे यहाँ वाले तंग हालत में मरे जा रहे हैं। और पूरा इन लोगों ने क्या किया, राजनीतिक आर्थिक स्थिति पर हमको पंगु बना दिया है। ये ऐसी स्थिति में हमको कर दिए हैं जहाँ से हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और एक कदम और आगे जाएं तो ये लोग हमारे यहाँ पे धीरे धीरे हमारी आर्थिक इकाइयों को इतना परिवर्तन कर रहे हैं। पहले जहां हम लोग अपने खाने कमाने के लिए अनाज उपजा रहे हैं, हमारी जो कृषि है, हमारा एग्रीकल्चर है, वो सारी चीजें हमारे खुद के लिए होती थी, आज उसको इन्होंने बाजार से जोड़ दिया। अब हमारे लोगों को ये परेशान करके कह रहे हैं कि जो भी चीज आप नील की खेती करो या कुछ भी उगाओ,
वो सारी चीजें क्या है, उनसे पैसे मिलेंगे। हमारे यहाँ वाले जैसे ही नील की खेती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो पता लग रहा है उनके खेत बंजर हो जा रहे हैं, वो जमीन से बिल्कुल बेदखल की स्थिति में आ जा रहे हैं, उनसे कमा नहीं रहे हैं। तो ये बेचारे किसके पास जा रहे हैं, साहूकार के पास जा रहे हैं। तो एक तरफ इनके पास ना खुद की खेती है, दूसरी तरफ ये साहूकार के झमेले में आके आप देखो कर्ज पे कर्ज। आप 1936 का गोदान उठा के पढ़ लो, कब की बात है, 1936 गोदान। और आप देखो हुरी क्या कहता है, हुरी की स्थिति कैसी है, वो कितनी कंगाली में जीता है। या आप प्रेमचंद जी की जितनी भी रचनाओं को देखें या उस समय के आप साहित्य के इतिहास में या कोई भी रचनाओं को पढ़ें तो क्या स्थिति थी किसानों की। जिंदगी भर अगर कोई 5 बीघा का मालिक है तो घोरी जैसे लोगों को सूत पाई भी देके अपना गोदान कराना पड़ता है। ये उस समय की आप कह सकते हो कि हमारे साहित्य में प्रेमचंद जी ने उस समय की स्थिति को बयां किया कि यही हमारी स्थिति करके ये लोग छोड़ के गए थे। हमको मजबूर कर दिया गांव से निकलने के लिए। ठीक है, हम गांव से छोड़ के निकले, हमने सोचा ठीक है शहरों में जाने से जिंदगी बदलेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हम लोगों ने एक उम्मीद से शहरों की तरफ पलायन किया। अब एक नई विकट समस्या आ गई कि जब हम शहरों की तरफ पलायन किए, पहले हमारे क्या होते थे, घर में खेत है, 4 भाई है, आपस में कमा खा रहे हैं, बढ़िया सब कुछ चल रहा है। अब इन लोगों ने क्या किया, उन खेतों के टुकड़े में विभाजित कर दिया, अब चारों भाई अलग हो गए। अब इन चारों भाइयों को इतना ही इनसे राहत नहीं हुआ कि इनको अब ये हुआ कि पलायन करना पड़ा शहरों की तरफ। ये अपने परिवार घर बार छोड़कर शहर में गए और शहर में गए तो इन्होंने एक अलग विचित्र स्थिति देखी, एलिनेशन। इसको हम सबसे पहले आपको समझाते हैं कि अगर कभी भी आपने गोदान पढ़ा हो तो गोबर को देखिए। गोबर जो होरी का लड़का है या गोबर के चाचा जो है वो सब शहर बताते हैं और फिर ये शहर की स्थिति बताते हैं कि जब गोबर कहता है कि शहर की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है, इतनी खराब है कि यहाँ पे आप मर भी जाओ तो कोई पूछने वाला नहीं है। और आप देखो जब गोबर है ताड़ी पी के जो है डेली जो है मतलब कि इंडस्ट्री में काम कर रहा है, हड़ताल करना पड़ रहा है, एक मानसिक यंत्रणा झेलना पड़ रहा है, वो था शहर का परिदृश्य। यानी आपने इनको इनके जमीन से बेदखल कर दिया, दूसरे के यहाँ पे खेती किए, कमाने की सोचे शहरों में आए तो वहां पे आपने एक अलग ही माहौल दे दिया कि इंसान को ताड़ी पी के जीवन को काटना पड़ रहा है। तो पूरे आर्थिक ढांचे को आपने हमको तहस नहस कर दिया, हमको कंगाली पे लाके हमको अकाल के मुंह में सीधे सीधे धकेल दिया। और ये सारी चीजें ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई तो ये जो एक तबका था ये तो आपने परेशान किया, ये सब बाहर निकले और बाहर निकलने से कुछ चीजें लोगों के अंदर आए, एक वर्ग तैयार हुआ। इसमें देखिए जो निम्न तबका था उसको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों ने उसी समय एजुकेशन वगैरह की बात आती है तो एक तबका होता है उच्च वर्ग। कहते हैं कि उच्च वर्ग या नहीं कह सकते कि मध्यम वर्ग जिसने इंग्लिश एजुकेशन वगैरह लिया उसको फायदा हुआ। बाद में जब आजादी मिली तब तक वो देख रहे कि मजे में उनके हाथ में सत्ता गया। और अभी तक आप देखेंगे तो शिक्षा का ये प्रसार ऐसा रहा या उन पे प्रभाव रहा कि वो मजे में कटे। लेकिन जो ये तबका है इन्होंने जो हमारे आर्थिक ढांचे को पंगु किया, चाहे इन्होंने गांव गांव तक रेल पहुंचाया, कुछ भी किया। आप खुद देखो भारतेंदु जी कह रहे हैं जो द्रव्य है, जो पैसे थे, यानी जो द्रव्य है वो हमारे ही जो हमारे खाते हैं यानी हमारा ही जो सरकारी खजाना है इन्हीं से पे करना पड़ता है। और ये खजाने से पे करना पड़ता है, पैसा किसको पे करना पड़ता है, ब्रिटिशर्स को, विलायत में वो पैसा जाता है। पहले तो हमारे लोगों के गमना गमने, हमारे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा आपस में निपट जाता था, प्रेम व्यवहार सारे आपस में ही हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, तो इसने क्या किया, इस व्यवस्था में अंग्रेजों ने एक तो सबसे बड़ी जो थी मानसिक यंत्रणा, अकेलेपन, एलिनेशन, इन सारी चीजों को नए एक उसमें लाके एक नई बीमारी में लोगों को डाल दिया, लोगों को अपने से दूर कर दिया। जो गांव की आर्थिक इकाइयां थी उनको पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। और एक कई व्यवस्थाएं आप देखेंगे जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो कभी पता लग रहा है इनकी जमींदारी आ रही है व्यवस्था, कभी इस्तेमारी व्यवस्था आ रही है, किसी में ये व्यक्तिगत संपत्ति को एक तरीके से केंद्र बना दे रहे हैं, कभी ये पूरे गांव के जमींदार को केंद्र में रख दे रहे हैं। कुल मिला के इन्होंने पैसे हड़पने की सारी तरकीबें अपना के हमारे आर्थिक ढांचे को पूरी तरह तहस नहस किया, आर्थिक रूप से पंगु किया और उससे हमारे नए संबंध बने। अब क्या हुआ कि पहले क्या होता था, गांव वाले होते थे आपस में उनकी क्या होती थी, गांव की एकता। और इससे एक चीज हुआ कि हम शहरों में निकले ना, ये अभी देखेंगे कि ये ट्रेन वगैरह जो भी चीजें लाए, इससे एक फायदा ये हुआ कि हमारी राष्ट्रीय एकता से हमारा जुड़ाव बढ़ा। क्योंकि पहले हम यहाँ पे एक घर में सीमित थे, कूप मंडूक थे, पर यहाँ से जब हम शहरों में पलायन किए तो इस गांव का बंदा यहाँ पे गया, दूसरे गांव का गया, तीसरे गांव का गया। अभी जब तीनों मिलके बैठते तो पता चलता यार हमारे यहाँ पे भी तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे ही उधम चौकी मचा रखी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो तीनों लोग बैठ के सोचते तब तो कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा, तभी 1857 जैसी क्रांति का एक पूरा बैकग्राउंड तैयार होता है। कुछ चीजें फायदेमंद होती हैं, हर एक चीज के लूप होल्स होते हैं,
पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, तो कुछ चीज़ें फ़ायदे में रही। हालाँकि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का झेलना ज़्यादा पड़ा, लेकिन फ़ायदे की ये बात हुई कि ये जो नवचेतनशील हमारा एक समाज, जागरूक समाज आया, अगर ये लोग मिले नहीं होते, सारी चीज़ें होती नहीं तो सामाजिक सुधार संस्थाएँ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती। हाँ, एक चीज़ और भी बताया था इन्होंने, ये बताया कि देखो भाई सारी चीज़ें बदलाव हुई और थोड़े से लोग चेतनशील हुए तो ये हुआ कि ये जो जात ने हर जात में एक नई जाति निकल आ दी है, जैसा आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। थोड़ा तो शिथिल हुआ लेकिन जाति तो कभी खत्म नहीं हुई, वो आज तक भी बनी रही, ये समस्या इसमें बताया गया है। तो हम लोगों ने आर्थिक ढांचे और नए संबंध में ये चीजें देखी और महत्वपूर्ण चीजें कि बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास क्या होता है। इन सारी चीजों को तो हम वैसे भी जब रिवीजन करेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट का तो रिवीजन करते ही हैं, है ना, ये समझाने के लिए था। अब हम देखते हैं कि ठीक है भाई, हमने देख लिया बदलाव की स्थिति में राजनीतिक पक्ष और जो है आर्थिक पक्ष। अब हम एक कदम आगे चलते हैं कि ठीक है, ये जो एक वर्ग आया था, क्रांतिकारी वर्ग, मध्य वर्ग, उसके यहाँ पे तो एजुकेशन आ गया था। अब हम अपने बारे में देखते हैं कि ये जो शिक्षा है, शिक्षा का ये पश्चिमीकरण का मामला है क्या? ये कह रहे हैं शिक्षा का पश्चिमीकरण। तो जरा यहाँ समझते हैं शिक्षा का जो पश्चिमीकरण की बात करें, ये क्या मामला है? कह रहे हैं अंग्रेजी राज की स्थापना और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में अगर आप देखें, आपका क्लास 1 घंटा होने वाला है, पढ़ाने में पता ही नहीं चल रहा है आजकल। देखिए, अंग्रेजी राज की कह रहे हैं कि जो स्थापना है, तो अंग्रेजी राज की स्थापना और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में कह रहे हैं जीवन की नई समस्याएं पैदा हुई। यानी अंग्रेजी राज्य आ गए, उनका स्थापना हो गया और हमारे यहाँ आर्थिक परिवर्तन हो गए। अब गाँव शहरों में और हमारी आर्थिक इकाइयां अब एक तरीके से राष्ट्रीय फलक पे फैल रही है। अब जीवन की नई समस्याएं हैं, कुछ नया आप अडॉप्ट करेंगे तो बहुत कुछ परिवर्तन आएगा। इन समस्याओं से जूझने के लिए अब नए दृष्टिकोण की भी जरूरत पड़ी। अब कहना नहीं होगा कि ये जो नई शिक्षा प्रणाली, इसके द्वारा नई शिक्षा प्रणाली के द्वारा जो है जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध हुआ, उससे बहुत सहायता मिली हमें। क्या हुआ, हमें नई शिक्षा प्रणाली से ज्ञान विज्ञान मिला तो उससे हमें बहुत सहायता मिली। ये 18वीं शताब्दी के अंत में इस देश को जिस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा, वो भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में अलग था। यानी 18वीं शताब्दी का अंत मतलब आप समझिए कि 1757, है ना, और आप 18वीं सदी के अंत की बात कर रहे हैं, तो 17 से 18। अब इसमें आपको ये कह रहे हैं कि 18 से 19 के बीच में आप देखो तो ये अंत तक, यानी जैसे ही हम पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आते हैं तो जो भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में उनके यहाँ पे एजुकेशन अलग है। अब भारतीय ज्ञान क्या है, भारतीय ज्ञान जो ज्ञान है गता अनुगतिकी या परंपरा भुक्त था। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान था वो नए जीवन के संदर्भों की ताजगी लिए था। ये जो भारतीय ज्ञान विज्ञान था उसका लक्ष्य होता आध्यात्मिक पारलौकिक होता, तो ये जो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान होता उसका लक्ष्य भौतिक और ये अलौकिक होता। ये हमारे से वो अलग थे। इस देश की विद्या वर्ग या जाति विशेष तक सीमित थी, वहां पे वो सर्वसुलभ थी। तो एक चीज समझना है, फिर भी ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इस देश ने अभूतपूर्व प्रगति की थी। दर्शन है, ज्योतिष है, गणित है, औषधि है, विज्ञान है, धर्मशास्त्र है, काव्यशास्त्र, ऐसा कुछ भी नहीं हमारे सोने की चिड़िया के देश में था। इसकी जोड़ का कोई अन्य देश नहीं था, पर अब उन्हीं को फिर से दोहराया जा रहा था। इन नई उद्भावनाओं का मार्ग अवरुद्ध हो चला था। वेद आदि की आप्तता, वर्णाश्रम धर्म की श्रेष्ठता, यह लौकिकता के प्रति अनासक्ति भाव, यथा स्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे हम किस चीज के पक्षधर थे, हमारे साथ समस्या क्या थी, हम पुरातन चीजों को छोड़ नहीं पाते ना। वेद आदि की आप्तता है, वर्णाश्रम यानी हमारे यहाँ पे वर्णाश्रम की व्यवस्था है, धर्म की श्रेष्ठता है, उसको हम नहीं छोड़ पाएंगे। ये लौकिकता के प्रति हमारे अंदर अनासक्ति भाव है, तो हम पहले की तरह एकदम स्थिर है, जैसे गांव स्थिर अपरिवर्तनशील थे जब तक बहुत ज्यादा अंग्रेजों ने वो नहीं किया तब तक हम परिवर्तित नहीं हुए। ऐसे ही बिल्कुल नई परिस्थितियों में उनकी उपयोगिता के आगे प्रश्न लग गया कि ये सब काम के नहीं है। मुस्लिम ने भी उसी प्रकार की गतानुगतिका घर कर गई थी, मतलब जैसे हम लोग थे ऐसे इनके यहाँ भी समस्या थी, वो कह रहे हैं। अब ये जो मैकाले जैसे लोग हैं, ये मैकाले ने दोनों की शिक्षा पद्धति यानी हिंदू है मुस्लिम है दोनों की टिप्पणी किया। उन्होंने टिप्पणी किया कि हिंदुओं और मुस्लिमों की शिक्षा पद्धति में बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते थे जो जनता की भाषा होती ही नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत होता था अपना धर्म और उनकी आप्तता होती थी अपरिवर्तनीय। वे नए अभिनिवेश परिवर्तन के विरुद्ध हुआ करते। इस प्रकार शिक्षा पद्धति अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना ही पैदा कर सकती थी। इनके द्वारा स्वतंत्र व्यक्तित्व और विवेक सम्मत यानी रेशनल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण तो संभव था ही नहीं। आधुनिक शिक्षा पद्धति का समारंभ एक वैज्ञानिक ऐतिहासिक घटना है।
आधुनिक शिक्षा पद्धति का समारंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। आधुनिक होने की दिशा में एक गत्यात्मक प्रयत्न माना जाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के प्रसार में मुख्यतः 3 शक्तियों का योगदान है। वो शक्तियां हैं ईसाई मिशन, अंग्रेज सरकार और व्यक्तिगत प्रयास। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको समझाते चलते हैं ताकि ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होती रहे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षा का पश्चिमीकरण। तो शिक्षा के पश्चिमीकरण में यहाँ पे शिक्षा का जो पश्चिमीकरण है, शिक्षा के पश्चिमीकरण में ये क्या चीज बता रहे हैं कि देखिए एजुकेशन का फायदा क्या था। हम लोगों के साथ समस्या क्या थी, हमारी जो शिक्षा थी वो आध्यात्म की तरफ उन्मुख थी, है ना, आध्यात्मिक थी। एक चीज हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी ये थी। दूसरी चीज थी आदर्शवादी, आदर्शवाद था, आध्यात्मिकता था। और ये ब्रिटिशर्स का जो पाश्चात्य वाला था। और हाँ, इतना ही नहीं, हमारी शिक्षा में एक चीज तो था पारलौकिक भावना, पारलौकिक, जैसे हम भक्ति काल में जी रहे हैं। आदर्श है, पारलौकिकता, आध्यात्मिकता है। जो यथार्थवाद होना चाहिए उससे तो हम अनभिज्ञ हैं, है ना, ये यथार्थवाद से अनभिज्ञ हैं। और ये ब्रिटिशर्स का जो पाश्चात्य दृष्टिकोण, मजे की बात ये था, क्या था इनके यहाँ पे था ये लौकिक दृष्टिकोण, यानी ये वर्तमान में रह रहे तो वर्तमान को जी रहे हैं। इनके यहाँ पे सबसे बड़ी अच्छी बात यही थी, ये बात करते थे, यथार्थवादी दृष्टि की बात करते थे। कह रहे हमें इस खामियों से निकलना था और हम हैं। और इतना ही नहीं, ये हिंदू प्लस मुस्लिम दोनों के साथ है, ये भी है, हिंदू और मुस्लिम दोनों पे। तभी तो मैकाले कह रहे हैं कि इनके शिक्षा के केंद्र में धर्म था, ये धर्म के नाम पे ही शिक्षा देते। और एक चीज आप देखिए ना, बाबा भीमराव अम्बेडकर, हमारे यहाँ पे जाति के नाम पे उनको पढ़ने नहीं दिया गया, ऐसी स्थिति थी। ज्योतिबा फूलों की देखिए, एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ पे स्त्रियों के एजुकेशन के लिए उन्हें कितना लड़ाई करना पड़ा। तो हमारे यहाँ पे समस्या जाति की थी, उससे भी बड़ी बात धर्म में भी था। अगर कहते कि चाहे हिंदू या मुस्लिम, समस्या दोनों के साथ थी। ये दोनों लोग अगर एजुकेशन भी दे रहे हैं ना, एजुकेशन के केंद्र में इनके धर्म है। और शिक्षा जो है, शिक्षा विशेष जो है, जो सभी के लिए होना चाहिए, उसका रीच जो है, उसकी पहुंच भी क्या है, जाति विशेष तक है। इसका मतलब हर एक व्यक्ति यहाँ पे शिक्षित भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस मामले में, एजुकेशन के मामले में अच्छी बात यह है कि हमें इनसे सीखना चाहिए। और उनका व्यापक प्रभाव पड़ा 18वीं सदी के बाद में। जब हम इनके एजुकेशन के संपर्क में आए तो हम बहुत ज्यादा चेतनशील हुए, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हुआ। और दूसरी चीज, एजुकेशन का प्रसार हमारे यहाँ पे कैसे हुआ, तो ये बता रहे हैं कि उसके पीछे कारण है। जैसे एक कारण तो ईसाइयत की देन है। भले ही ईसाइयत वाले ईसाई धर्म के प्रचार के लिए दक्षिण भारत से हमारे यहाँ प्रवेश करते हैं, लेकिन जब वो अपने बाइबल वगैरह का अनुवाद जब हिंदी में कराने लगते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज जैसी संस्थाओं की स्थापना होती है, वो उनके खुद के फायदे के लिए, उससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारी हिंदी को स्थान मिलना शुरू होता है। तो जैसे एक ईसाइयत का आना, या दूसरी तरफ जो फोर्ट विलियम कॉलेज जैसे संस्थाओं का एक आगमन होना, ये चीजें हैं। तो 2-3 चीजें हैं, इन्होंने बताया कि हमारे लिए फायदे का कारण क्या हुआ। 3 शक्तियों का योगदान हुआ, ईसाई मिशनरी आया, अंग्रेज सरकार है, और हमने व्यक्तिगत प्रयास किए, तो हमारे यहाँ पे एजुकेशन फ्लरिश हुआ। ये चीज हुआ ब्रिटिश राज के आने से, यानी 3 शक्तियों ने, ईसाई मिशन, अंग्रेज सरकार, व्यक्तिगत प्रयास से एजुकेशन हमारे यहाँ आया। जो ब्रिटिश राज्य है, जो ब्रिटिश राज की स्थापना के पूर्व आप देखेंगे तो पूर्व ही ईसाई मिशन जो थे वो दक्षिण भारत में धर्म प्रसार के कार्य में लगे हुए थे। मतलब ये नहीं कि ये सब आए तो फिर चीजें हुई। ये कह रहे हैं कि आप ये एक चीज देखो, हमारे यहाँ पे तो ये चीजें पहले से ही लगे हुए थे। ये ईसाई मिशनरी वाले थे, ये ईसाई मिशन वाले तो दक्षिण भारत में धर्म प्रचार अपने पहले ही कर रहे थे, उनका नई शिक्षा से वैसे कोई ताल्लुकात था नहीं। और प्लासी के युद्ध के बाद सन 1858 में डेनिश मिशन कलकत्ता में आया। कब आया? प्लासी युद्ध के बाद सन 1758 में डेनिश मिशन कलकत्ता आया, परंतु इसका क्रियाकलाप भी डेनिश मिशन का जो है सीमित रहा। फिर बात करते हैं 1893 में मिशनरी आया, मिशनरी का दल कलकत्ता आया। फिर कह रहे हैं उनके 2 सहयोगी हैं, वो भी मिशन से जुड़े थे। तो जो नया बंगाल बना था उसके निर्माण में ये कैरे की बड़ी अहम भूमिका थी। बंगाल गद्य की, जो बांग्ला में गद्य लिखा जाने लगा, उसकी नींव डालने वाले लोगों में कैरे थे। भले ही ब्रिटिशर्स थे, पर बांग्ला में अगर गद्य लिखा जा रहा तो उसके पीछे कौन है? एक अंग्रेज ही है, कैरे है। सन 1813 में कंपनी ने एक चार्टर पास किया। पहले तो हमारे यहाँ एजुकेशन पे बिल्कुल इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कह रहे हैं कि एक समय ऐसा भी आया कि इन लोगों ने क्या किया, 1813 में एक चार्टर, कंपनी ने एक चार्टर जो है उस चीज को स्वीकृत किया। इसके अनुसार ये हुआ कि शिक्षा आदि उपयोगी काम के लिए अब ग्रांट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे। इस चार्टर के बाद जो मिशनरी आए, उसमें एक मिशनरी में अलेक्जेंडर डफ आया, उसने बड़ा काम किया, अलेक्जेंडर डफ ने काम किया।
कंपनी के अधिकारियों पर जो डफ था उसका बहुत प्रभाव था। डफ धर्म प्रचार का काम अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार द्वारा करना चाहता था। मतलब वो धर्म के प्रचार करना चाहता था लेकिन वो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। डफ को धर्म प्रचार के काम में तो सफलता प्राय नहीं मिलती, पर इसी बहाने अंग्रेजी शिक्षा देने वाले बहुत से स्कूल कॉलेज खुल गए। ईसाई मिशनरियों ने जो कुछ काम किया उसके पीछे ना तो उनकी कोई आध्यात्मिक प्रेरणा थी, न कोई अनुग्रह की भावना। वे आए थे ईसाई धर्म प्रचार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए आए थे। हिंदू और मुस्लिम के धर्मों पर निसंकोच उन लोगों ने खूब आक्रमण किया, उनकी निंदा भी की। प्रत्येक जो मिशनरी स्कूल होते थे उसमें ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य होती थी। उनका विश्वास था कि प्रत्येक अध्यापक विज्ञान और गणित पढ़ाते हुए प्रकारांतर से भारतीय धर्म को तोड़ने में मदद करते। तो उनको लगता अगर यहाँ पे हम विज्ञान पढ़वाएंगे, गणित पढ़वाएंगे तो कहीं ना कहीं इसी बहाने हम भारतीय धर्म को तोड़ने में मदद मिलेगा। पर आंकड़ों से जाहिर है कि बहुत कम लोग ईसाई धर्म की श्रेष्ठता में बिलीव कर पाते, उसमें दीक्षित होते। जिन लोगों ने उस धर्म को माना भी, वो उन लोगों की प्रेरणा देने वाली वस्तु धर्म की श्रेष्ठता नहीं बल्कि अर्थ की श्रेष्ठता थी। फिर भी मिशनरी के अपने काम ने भी भारतीय भाषाओं को गद्य शैली दी। भारतीय भाषाओं में हिंदी है, बांग्ला है, मराठी है, गुजराती है, इनकी गद्य शैली जो है शुरुआत की स्थिति में था। जनता में धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को उनकी जरूरत महसूस हुई, इन लोगों की जरूरत महसूस हुई। तो यहाँ पे ये जो कैरे है, ब्राउन है, नेविलिन है, स्किनर है, बेले है, इन लोगों ने भारतीय भाषाओं में क्या किया, बाइबल का अनुवाद किया। स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी लिखनी पड़ी, भारतीय धर्म पुराण आदि के लिए। अब आप ये देखो कि जब हम सबसे पहले शिक्षा पद्धति के संबंध में देख रहे हैं कि ईसाई मिशन, अंग्रेज सरकार, व्यक्तिगत प्रयास, इनके प्रयासों में जो ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरी के बारे में सबसे पहले क्या बताते हैं कि अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें तो हमारे यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर ईसाई मिशनरी नहीं आए होते, मतलब इनके ही संबंध में अगर बता रहे हैं कि ठीक है भाई, ये हमारे यहाँ पे आ रहे थे, हम ही को नष्ट करने के लिए आए थे, कोई बात नहीं, लेकिन हमने हमारे लिए फायदे की चीजें इन लोगों ने कैसे निकाली ये इन्हें भी नहीं पता है। अब वो चीजें हमें देखना कि हमारे लिए फायदा कहाँ कहाँ हुआ। तो सबसे ज्यादा फायदा तो ये कह रहे हैं कि जैसे ये इनके प्रयास हुए, तो आप समझिए इनको, इस किताब को आपको समझने से ही एक तरीके से मुझे लगता पढ़ाने से फायदा होगा। अब आप कहते हैं कि ठीक है ईसाई मिशन आए, ईसाई मिशन वाले जब दक्षिण भारत में, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ईसाई मिशन जो आया भी अगर आप देखेंगे तो ये आपका मान लो ये आपका भारत है, ठीक है। अब आप भारत में देखो कि ये आपका कौन सा इलाका है, बंगाल का। ये कह रहे हैं कि ईसाई मिशन वाले जब आए तो ये सबसे पहले यहाँ पे आए, इन्होंने कब कब की बात ये बता रहे हैं हम, 1758 की। 1758 में ये आए और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, डेनिश मिशन कलकत्ता, ये डेनिश मिशन कलकत्ता जो आया कब, ये आया 1758 में। तो ये लोग आए थे, कहाँ से आए थे, आप देखेंगे कि ये जो आते भी हैं, जैसे वास्को डी गामा इधर से आया, केप कॉपोरेन होप होके यहाँ से दक्षिण भारत से प्रवेश कर गए। और ये बात कर रहे हैं हम 1600 पहले की, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले ही ईसाई धर्म वाले आके अपने धर्म का प्रचार करने लगे थे, इनका बोलबाला अपना डंका चलने लगा था। ये आए थे किसके लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए आए, डेनिश मिशन। अब ये कह रहे हैं कि ये आए प्लासी युद्ध के बाद ही शुरू कर दिए काम, और डेनिश मिशन कलकत्ता में इनका आ गया 1758 में। इसके बाद एक और दल आया था, इनके ही तरफ से आया एक दल आया 1893 में, और जो 1893 में जो दूसरा दल आया था मिशनरी का, वो भी कहाँ पे पहुंचा, यही कलकत्ता पे पहुंचा, कलकत्ता में ही दूसरा दल भी पहुंचा। यहाँ पे एक चीज इन्होंने खास तौर पे और भी बताया कि इसके संबंध में कि एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक नाम बताता है कैरे का, नाम बताया कैरे। कैरे और कैरे के साथ कहते दो सहयोगी और साथ में आए। तो ये जो नया बंगाल की बात कर रहे हैं, तो कैरे की जो नया बंगाल है ना, कैरे ने बहुत महत्वपूर्ण न्यू जो है यानी अपनी भूमिका अदा की। और कैरे ने तो इतना ही है कि बांग्ला जो गद्य लिखा गया ना, उसमें इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। कैरे के बारे में कह रहे हैं। पहले क्या हुआ, एजुकेशन के लिए कोई पैसे वगैरह की बात नहीं कही। 1813 में जब आया चार्टर में, तो ये हुआ कि चलो कुछ ग्रांट देते, अनुदान देते, थोड़ा सा एजुकेशन आए, क्योंकि एजुकेशन थोड़ा सा इनके यहाँ पाएगा तो हम लोगों को भी प्रशासन में थोड़ी सुविधा होगी, थोड़ा इनको नॉलेज होगा तो हमें भी फायदा होगा। तो पहली बार 1813 में ग्रांट की बात की गई। एक नाम देते हैं अलेक्जेंडर डफ का। कहते हैं जो अलेक्जेंडर डफ था वो भी अपने धर्म प्रचार के लिए, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बड़ा एक्टिव था, पर मतलब इसने भी थोड़ी बहुत हेल्प की है, ऐसा कह सकते हैं। और एक चीज और भी ध्यान रखिए, उस समय आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा कन्वर्जन, जो ईसाई धर्म में कन्वर्जन की बात हो रही थी, इन्होंने कहा कि देखिए इन लोगों ने तो खूब प्रेरणा देने की काम की कि ईसाई धर्म में है रूपांतरित है, मतलब उसको एक तरीके से अडॉप्ट कर लो, लेकिन हमारे यहाँ वाले लोग ने इसको
ईसाई धर्म को सिर्फ धर्म की श्रेष्ठता की वजह से कभी अडॉप्ट नहीं किया, ये ध्यान रखना है। हमारे यहाँ वालों ने अगर धर्म को अडॉप्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ उसके केंद्र में पैसा रहा है, अर्थ रहा है, अर्थ की श्रेष्ठता थी बस। और शुरुआत में आप देखो इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, जैसे कैरे हैं, कैरे के अलावा इन्होंने जैसे ब्राउन का नाम लिया, ब्राउन है, कैरे हो गए, ब्राउन हो गए, ब्राउन के अलावा इन्होंने नेवलिन का नाम लिया, नेवलिन के अलावा इन्होंने स्किनर का नाम लिया, स्किनर के अलावा इन्होंने बैले का नाम लिया। ये सभी लोग कौन थे? इन लोगों ने क्या किया, भारतीय भाषाओं में क्या किया, देखिए यहीं से हमारे लिए फायदेमंद काम हो गया। बाइबल का ये लोग अनुवाद कराने की बात कर रहे हैं, वो भी किस लैंग्वेज में, इन्होंने बाइबल के अनुवाद के लिए भारतीय भाषाओं को चुना। अब यहीं से थोड़ा थोड़ा इनसे हमें फायदा मिलने लगा। और फिर आगे चल के आप देखेंगे कि इन लोगों का स्त्री शिक्षा के प्रसार में भी बड़ा योगदान रहा। ये अब हम एक एक करके, क्योंकि ईसाई मिशनरी का सरकारी प्रयास और व्यक्तिगत प्रयास 3 स्तर पे हमारे यहाँ पे शिक्षा का पश्चिमीकरण हुआ, तो ईसाई मिशनरी का हम लोगों ने देखा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि सरकारी प्रयास क्या किया गया। देखिए सरकारी प्रयास में कहते हैं कि सरकारी प्रयास क्या हुआ, अपनी विकृतियों के बावजूद मिशनरियों ने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। और एक तरीके से देखें तो कई देशों से इनकी उपयोगिता सिद्ध हो रही थी। इस भाषा के माध्यम से अंग्रेज व्यापारियों से विचार विनिमय में सुविधा होती। मतलब ये मिशनरी जो थे कामयाब भी हो रहे थे। कैसे? इनके अंदर विकृतियां तो बहुत थी, पर विकृतियों के बावजूद मिशनरियों ने लोगों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर आकृष्ट किया। लोग आकृष्ट हुए, कई देशों से इनकी उपयोगिता सिद्ध हुई थी। इन भाषा के माध्यम से अंग्रेज व्यापारियों से विचार विनिमय में भी सुविधा होती है। अंग्रेजी जानने वाले लोगों को विदेशी फर्मों में बड़ा अच्छे से नौकरी मिल जाता था। लोग ये एजुकेशन में इंग्लिश क्यों सीखे? क्योंकि उनको नौकरी मिल जाता था। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आप ये समय देखो 1765 से लेकर 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया। 1813 तक, 1765 से लेके जब तक सत्ता इन लोगों ने, क्योंकि 64 में आप अक्सर का युद्ध होता है, 65 में ये पूरी दीवानी राइट वगैरह ले लेते हैं, राजनीतिक आर्थिक सभी स्थिति से हमको पंगु कर देते, लेकिन 1813 तक लगभग 200 साल तक, मतलब इतना ही मान लीजिए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने एजुकेशन के क्षेत्र में। फिर बात आती है वारेन हेस्टिंग। ये वारेन हेस्टिंग को मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए इसने क्या किया, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए इसने खोला कलकत्ता मदरसा 1780 में। इसी प्रकार बनारस के रेजिडेंट ने सन 1731 में खोला बनारस संस्कृत कॉलेज। फिर कलकत्ता का फोर्ट विलियम 1801 में। कंपनी के सिविल सर्वेंट जो थे, कई बार पूछा गया कलकत्ता का फोर्ट विलियम कॉलेज क्यों खोला गया था? कंपनी के जो सिविल सर्वेंट थे उनको अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए। किंतु यहाँ के अध्यापकों से ही ये लोग देसी भाषा में पाठ्य पुस्तकें जो होती थी और कोर्स जो होता था और व्याकरण होता, वो तैयार करने का काम भी लेते थे। इस कॉलेज की मुख्य देन क्या है कि इसके द्वारा भारतीय भाषाओं में जो गद्य लेखन उसको प्रोत्साहन मिला। कलकत्ता मदरसा हो, बनारस संस्कृत कॉलेज हो, इसकी स्थापना से अंग्रेज विद्वान जो है प्राच्य भाषा में इंटरेस्ट लेने लगे। उनमें विलियम जोन्स एक थे जिनको संस्कृत में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, पर संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा का रोजी रोटी से संबंध नहीं था, इसलिए प्रगतिशील विचारक इसके पक्ष में नहीं थे। किंतु युद्ध में उलझे रहने के कारण 1823 तक कंपनी ने इस दिशा में कुछ काम नहीं किया। फिर 1823 में कंपनी ने कलकत्ते में एक लोक शिक्षा समिति संगठित की। लोक शिक्षा के संबंध में इस समिति को सुझाव देना था। इस समिति में 2 विचारधाराओं के लोग थे, एक H.H. विल्सन और एक H.T. प्रिंसप, जो कि पांच भाषाओं का समर्थक था। इन्होंने कलकत्ते के मदरसे और बनारस के संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन किया और 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई। इस प्रेस से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगी, पर बेंथम के शिष्य जेम्स मिल के निर्देशन में काम करने वाले डायरेक्टर कोर्ट के लोग और ईसाई मिशनरियों में बिशप हर्बर और अलेक्जेंडर डफ जैसे व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड हेमिश को पत्र लिखकर कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की स्थापना का विरोध किया। उन्होंने लिखा, व्याकरण की बारीकियों और वेदांत मीमांसा न्याय को कंठस्थ करने में नवयुवकों के हमारे 1 दर्जन वर्ष नष्ट करना अच्छा है नहीं, इसे वे समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पे उन्हें आप दीजिए प्राकृतिक विज्ञान की शिक्षा, रसायन शास्त्र की, गणित शास्त्र की उपयोगी शिक्षा। सन 1834 में जब मैकाले भारत पहुंचा तो प्राच्य शिक्षा विरोधियों को काफी बल मिला और मैकाले संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी मदरसे के विरुद्ध पहले से था। उसका सुझाव था कि इनको बंद कर दिया जाए। अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में मैकाले ने लिख भी दिया कि हमारी भाषा पश्चिमी भाषाओं में सर्वोत्तम है,
जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त उसे संसार के अपार ज्ञान भंडार की उपलब्धता होगी। बहुत कुछ संभावना कि ये पूर्व के समुद्रों की वाणिज्य भाषा भी बन जाए। लॉर्ड बेंटिंक ने मैकाले का प्रतिपादन स्वीकार कर लिया। किसने? मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले का प्रतिवेदन बेंटिक ने स्वीकार कर लिया और अब संस्कृत और अरबी फारसी को दिए जाने वाले ग्रांट को बंद कर दिया। मतलब जो पैसे दिए जा रहे हैं अरबी फारसी के, तो उसको ग्रांट को तो नहीं बंद किया, लेकिन हाँ, जो प्राच्य यानी जो संस्कृत का एजुकेशन था उसकी विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप था उसको बंद कर दिया। आकलैंड को जब ये बात पता चली, आकलैंड को ये स्थिति मंजूर नहीं थी। उसने संस्कृत अरबी फारसी पुस्तकों का छापना जारी रखा, पर बेंटिक की पाश्चात्य शिक्षा की संस्कृति उसे ज्यों की त्यों माननी पड़ी। इससे दो प्रश्न सामने आए, एक तो शिक्षा का माध्यम क्या हो और जनता में शिक्षा का प्रसार प्रसार। ये दोनों प्रश्न देश की संस्कृति, राजनीति और समाज के साथ व्यापक और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम उससे जुड़े थे। तो ये हुआ कि शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, दूसरा ये कि संस्कृत अरबी फारसी, और तीसरा ये कि बोलचाल की भाषा बांग्ला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू आदि हो। ग्रांट पहले मत का समर्थक था। मैकाले ने बोलचाल की भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में असमर्थ घोषित किया। संस्कृत अरबी के विषय में उसने जो कुछ कहा उससे उसका ज्ञान प्रकट होता है। जो भी हो, अंग्रेजी भाषा शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार कर ली गई और बोलचाल की भाषा को शिक्षा का माध्यम न स्वीकार करने का निर्णय बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अंग्रेजों में भी विल्सन, शेक्सपियर, ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देसी भाषाओं की उपयोगिता का समर्थन किया। शिक्षा समिति के एक भारतीय सदस्य का नाम था जगन्नाथ सेठ। 1800 ये जो जगन्नाथ थे 1847 में एक विचार रखा था कि अनेक देशियों से महत्वपूर्ण ये है कि यदि हमारा उद्देश्य भारतीय जनता का ज्ञानवर्धन और उनके मस्तिष्क का परिष्कार करना, तो हमें उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के लिए और दूसरा कौन उपाय हो सकता है? मैं अंग्रेजी के अध्ययन को हतोत्साहित तो नहीं करता, किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा भारतीय जनता के अभिगम के बाहर है। पर अंग्रेज अधिकारियों पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और अंग्रेजी भाषा उच्च शिक्षा का माध्यम स्वीकार कर ली गई। प्राय दलील दी जाती है कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप देश में एकता की भावना पैदा हुई और जीवन की समस्याओं के संबंध में लोगों ने नए ढंग से सोचना शुरू किया। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जागृत करने में से बहुत श्रेय दिया गया। प्रश्न ये है कि देसी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती? वस्तुतः अंग्रेज अधिकारियों ने देसी भाषा का माध्यम अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। अगर देसी भाषा अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। शिक्षा के इतनी अधिक फैल जाने पर भी इस देश का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। ज्यादा तो क्यों? क्योंकि लोग निरक्षर थे, जाहिल थे। आज भी जनता की जहालत का फायदा उठाकर कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर और पढ़े लिखे लोगों के नाम पे हमें उल्लू बनाया जाता है। पर उस समय शिक्षा के माध्यम से जिस बौद्धिक मध्यवर्ग का उदय हुआ उसके आदर्श बड़े ऊंचे थे। आगे चलकर उन्होंने उसका उपयोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में किया। सन 1853 में कंपनी के आज्ञापत्र का नवीनीकरण होने वाला था और ब्रिटिश संसद ने भारत में अस्थायी शिक्षा नीति निर्धारित करने के सिलसिले में कमेटी भी बिठाई। इसके फलस्वरूप 1854 में उद्घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का कहना है इस घोषणा पत्र को जॉन स्टुअर्ट मिल ने तैयार किया। इसके अनुसार जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग बना जिससे शिक्षा को एक समान स्तर पर प्रतिष्ठा करने में सुविधा हुई। अब हम इसको जो है यहाँ पे सरकारी प्रयास को समझते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीज कह रहे हैं कि हम सरकारी प्रयास देख रहे हैं कि एजुकेशन में सरकारी प्रयास हुआ क्या। तो सबसे पहले तो सरकारी प्रयास में आप ये देखो कि ये शुरू होता है हमारी स्थिति 1700 से लेके, अगर आप देखो तो 1765 से जब से इनके हाथ में पावर आया, आर्थिक राजनीतिक सारी चीजें, तब से लेके ये 1813 तक तो चुप मारकर बैठे हुए थे। यानी इनके अंदर आपने कोई भी परिवर्तन की सुगबुगाहट तब तक आप नहीं देख रहे थे, यहाँ तक ही बैठे थे। फिर बहुत दिन के बाद ये जो वारेन था, वारेन हेस्टिंग है ना, ये जो वारेन हेस्टिंग था, इसको याद आया तो मुसलमानों की तुष्टीकरण के लिए इसने क्या किया, एक समय आया 1780, तो इसने क्या किया 1780 में इसने क्या कर दिया, एक कॉलेज
एक कॉलेज के एक कलकत्ता जो है इसने मदरसा, कलकत्ता जो है मदरसा की नींव रख दी 1780 में। 1780 में एक रखा था किसको, मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए। फिर एक और भी काम हुआ 1791 में। 1791 में, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बनारस के रेजिडेंट ने एक बनारस जो है संस्कृत कॉलेज, तो बनारस जो है बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी नींव डाली गई। फिर 1801 की बात है, फोर्ट विलियम कॉलेज, कहीं पे 1800 मिलता है, यहाँ पे बच्चन जी की किताब में ये दिया है टाइम, तो फोर्ट विलियम कॉलेज 1801 फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया। क्यों ये फोर्ट विलियम कॉलेज कह रहे हैं कि जो अंग्रेजी सिविल सर्वेंट थे उनको एजुकेशन देने के लिए। लेकिन बात ये है कि आपने देखा होगा यहाँ पे अपने यहाँ से फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भाखा मुंशी के पद पे पदस्थ लोग थे, तो इनसे क्या होता था कि इन लोगों ने इन्हीं अध्यापकों से जो देसी भाषा में पाठ्य पुस्तकें थी, कोर्स था, इन सबको ये ट्रांसलेट कराते। तो कहते हैं कि ये हमें फायदा हुआ कि इनके पुस्तक, कोश और व्याकरण तैयार कराने से हमारा जो गद्य लेखन था, क्योंकि हमें तो ये भी बढ़ाना था ना, हमारे गद्य लेखन को एक तरीके से कहते हैं कि दिशा मिली। तो जब बनारस संस्कृत कॉलेज ये स्थापित हुआ तो अंग्रेज विद्वानों ने थोड़ा थोड़ा इनका इंटरेस्ट ना संस्कृत तरफ हुआ। इसको हम कह सकते हैं प्राच्य शिक्षा, कि ये थोड़ा सा इनका जो है झुकाव किसकी तरफ हुआ, इनका झुकाव थोड़ा सा हुआ प्राच्य शिक्षा की तरफ। और इससे थोड़ा सा जो प्राच्य शिक्षा की हुआ तो जो ग्रांट वगैरह देने की सोचने लगे। अब यहाँ पे 1823 तक तो आप देखो कि 1823 तक जो है कंपनी ने इस दिशा में ऐसा कुछ काम नहीं किया। लेकिन एक चीज बाद में हुआ 1823 में, इन लोगों ने एक लोक शिक्षा समिति बनाई। एक बना लोक शिक्षा समिति। क्या हुआ 1823 में, एक बना लोक शिक्षा समिति। इस समिति में क्या होता था कि इस समय दो विचारधारा के लोक शिक्षा समिति में लोग थे। एक तो आप देखो, एक बिल्सन करके थे, एक बिल्सन करके थे और एक प्रिंसअप करके थे। अब खासियत यह थी कि इस लोक शिक्षा समिति में जो बिल्सन और प्रिंसअप थे, ये प्राच्य भाषा के क्या थे, समर्थक थे। प्राच्य भाषा मतलब आप समझ रहे हो, संस्कृत के। अब सोचिए ये ब्रिटिशर्स हैं और इन लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, इनका झुकाव किस तरफ आप बढ़ने लगा। अब थोड़ा सा आप देखो इनका इंटरेस्ट थोड़ा अपनी एजुकेशन की तरफ, संस्कृत की तरफ झुकाव था। 23 में लोक शिक्षा समिति ये बना और जो प्रिंसअप महोदय हैं बिल्सन, इनका जो है प्राच्य संस्कृत की तरफ झुकाव है। अब इन्होंने क्या किया, जो कलकत्ता में मदरसा था और बनारस का जो संस्कृत, उसका फिर से गठन किया, पुनर्गठन। और 1823 के बाद 1824 का जो कालखंड आया, इसी में स्थापित हो गया कलकत्ता एजुकेशन प्रेस। कलकत्ता एजुकेशन प्रेस ये स्थापित हो गया 1824 में। इस प्रेस से फायदा ये हुआ कि यहाँ से जो है छपता था संस्कृत की किताबें भी और अरबी की भी। अरबी फारसी उस समय रहता था प्रधान, तो संस्कृत और अरबी। और ये डायरेक्टर जेम्स मिल जो थे, उनके निर्देशन में काम हो रहा था। यहाँ पे जो डायरेक्टर कोर्ट के लोग थे ईसाई मिशनरी में, बिशप हर्बर और अलेक्जेंडर। आपको पता है पहले हमने डफ का नाम लिया था, तो ये लोग भी काम करवा रहे थे और अपने वहां के धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन जब ये सब बात पता चला ना राजा राम मोहन राय जी को, और जबकि राजा राम मोहन राय क्या है, अपने यहाँ के हैं, लेकिन जब राजा राम मोहन राय को ये पता चला कि भाई ये लोग भी प्राच्य शिक्षा को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, हमारी शिक्षा तो वैसे ही आध्यात्मिकता को लेके चल रही है, अब ये लोग भी उसी में लगे, तो इनको ये समझ नहीं आया। इन्होंने तुरंत कांटेक्ट किया किससे, लॉर्ड एमहर्स्ट से। इन्होंने कांटेक्ट किया लॉर्ड एमहर्स्ट से, कांटेक्ट किया और कहा भाई देखो, एक पत्र लिखा कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की कि ये कलकत्ता जो संस्कृत कॉलेज आपने स्थापित किया, और ये जब आपके यहाँ प्रिंसअप हैं और ये हर्बर्ट और क्या नाम है प्रिंसअप हो गए और क्या बिल्सन है, सब लोग बहुत एजुकेशन को कौन से प्रमोट करें, प्राच्य को। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ मैकाले के साथ, इंग्लिश एजुकेशन के साथ। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ के लोगों को, पहले से हमारे यहाँ वालों की शिक्षा वेदांत और मीमांसा और पारलौकिक स्थिति वाली रही, तर्क हमारे यहाँ गायब है, तो हमारे बेचारे यहाँ के नवयुवक ना दर्जन भर वर्ष ऐसे ही नष्ट कर देंगे। हमारे यहाँ के लोगों को एजुकेशन आप प्राकृतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, गणित यानी जीवन के उपयोगी वाली एजुकेशन दो। और अब यही बात थी 1834 में, यहाँ पे आ गया मैकाले। अब मैकाले तो वैसे ही इन चीजों से ग्रस्त था, उसको एक लगा कि बड़ा फायदे वाली बात हो गई, तो मैकाले संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी मदरसों के विरुद्ध था राजा राम मोहन राय।
सुर में सुर मिल गया दोनों लोगों का। तो जब ये सब बात हुई तो फिर अब मजबूरन जो है जो लॉर्ड बेंटिक थे, बेंटिक को जो है ये बात किसकी, मैकाले की एक्सेप्ट करनी पड़ी कि हायर एजुकेशन में हमको इंग्लिश को ही रखना पड़ेगा। तो बात तो मान ली गई। और इस तरीके से अब इन लोगों ने क्या हुआ, जो प्राच्य शिक्षा को ये ग्रांट वगैरह मिल रहा था, पता लगा ग्रांट बंद, तो डायरेक्ट ग्रांट नहीं बंद किए। अब जो प्राच्य शिक्षा के जो बच्चे स्कॉलरशिप पाते थे, जो छात्रवृत्ति, उनको इन लोगों ने बंद कर दिया। तो क्योंकि ऑकलैंड को भी प्राच्य शिक्षा को समर्थक था, जब उसको पता चला कि ऐसे किया गया तो ये उसको रास नहीं आया। तो ऑकलैंड ने क्या किया, पुस्तकों को छापना जारी रखा कि हम तो छापेंगे, लेकिन भाई और चीजें वो नहीं कर सकता था। तो उसने क्या किया, शिक्षा का माध्यम और जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार ये सब तो सामने आए, उसने अपना वो जारी रखा। अब एजुकेशन में इन लोगों ने पहला ये रखा कि माध्यमिक और विश्वविद्यालय की जो शिक्षा उसको इंग्लिश में करो, ये संस्कृत, अरबी, फारसी और तीसरा की बोलचाल में, किस में करें, तो मैकाले की बात मान ली गई थी। हालांकि आपको पता है विल्सन और ये क्या नाम है, विल्सन और प्रिंसप ही नहीं, जो शेक्सपियर वगैरह थे वो भी प्राच्य शिक्षा यानी अपने जो संस्कृत एजुकेशन है उससे बड़े इंस्पायर थे। लेकिन देखिए जैसे राजा राम मोहन राय जी ने ये बात कही थी, वैसे ही आप देखेंगे जो वहाँ पे जगन्नाथ जो थे, जो शिक्षा समिति बना था, लोक शिक्षा समिति, तो उसमें एक अपने यहाँ के सदस्य जगन्नाथ, जगन्नाथ ने भी यही बात किया था कि यदि हमारे उद्देश्य भारतीय जनता को ज्ञानवर्धन और उनके मस्तिष्क का परिष्कार करना है, तो आपको अगर देना हो तो अपनी भाषा में शिक्षा दो। स्त्री शिक्षा के लिए भी दूसरा कौन उपाय हो सकता है। अच्छा, ये बात इन्होंने भी कही थी और इसलिए कहा गया था कि बहुत समय तक हमारे यहाँ पे एजुकेशन आ गया था, क्योंकि हम लोगों ने अपने यहाँ का एजुकेशन जो है भारतीय भाषाओं में नहीं दिया। इसलिए आप कह सकते हैं कि भारतीय जो चेतनशील थोड़े बहुत देर में हुए। अगर वो एजुकेशन हमारे यहाँ पे दिए होते तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाते। इसलिए अगर ऐसी कंडीशन में आपने देखा तो बहुत लोग हमारे यहाँ पे अशिक्षित ही रह गए। तो ये थोड़ी कंडीशन जो है अशिक्षित होने की वजह से खराब रह गया। अब थोड़ा-सा जो उत्तर भारत में शिक्षा है, बस एक टॉपिक था तो एजुकेशन वाला समाप्त हो जाता, तो हम सोच रहे हैं उसको भी इसी में कर लें। बड़े ही मुझे लग रहा है कि व्यू आपका काफ़ी टाइम हो जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक टॉपिक और एजुकेशन का उत्तर भारत में शिक्षा, लगे हाथ हम इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा-सा है, फिर यातायात से हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए उत्तर भारत में शिक्षा की क्या कंडीशन है। बंगाल की तरह कहते हैं उत्तर भारत में लोग अंग्रेजी शिक्षा की ओर उन्मुख नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, उसका कारण था बंगाल में अगर ये लोग इंग्लिश सीखते तो उनको जॉब मिलता, और लोग क्यों सीखे, और लोगों को जो जॉब नहीं मिलता, ये चीज था। पश्चिमोत्तर प्रदेश, अवध, आज के यूपी बाद के अंग्रेजी राज्यों में मिलाए गए। कलकत्ता जो था विदेशी व्यापारियों का केंद्र होता था। कलकत्ता क्या था, विदेशी व्यापारियों का केंद्र था, और व्यावसायिक फर्मों, प्रशासकीय दफ्तरों में नौकरी पाने की वहां सुविधा थी। तो बंगाल के बाहर ये सुविधाएं थी नहीं। ईसाई मिशनरियों के साथ संबंध होने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को शंका की, अच्छा एक चीज ये भी था, ईसाई मिशनरी के साथ जुड़े होने की वजह से जो अंग्रेजी एजुकेशन था उसको लोग, हमारे यहाँ के लोग कैसे देखते थे, शिक्षा को शंका की दृष्टि से। बिहार में इसके प्रति कोई उत्साह था नहीं। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक विज्ञप्ति 1858 में आता है कि पता चलता है कि पटना के स्कूल के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय को वहां के लोगों को शैतान का दफ्तर खाना कहते हैं। यूपी में अनेक अंग्रेजी स्कूल कॉलेज खोले जाने के बावजूद कोई खास प्रगति नहीं हुआ। शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण उत्तर भारत के सांस्कृतिक विकास में भी गति का अवरोध आया, जिसे दूर करने में समय लगा। नवीन शिक्षा पद्धति का लेखा जोखा लगाने पर इसमें कई अंतर विरोध दिखाई पड़ते हैं। सच तो ये कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए देसी बाबुओं की आवश्यकता थी, जिससे उनका व्यवसाय और प्रशासन चल सके। ईसाई मिशनरी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई धर्म बनाकर पुण्य का काम लूट रही थी, इस चक्कर में थी। इस देश के उत्साही व्यक्तियों की दृष्टि में सामान्यतः रोजी रोटी का सवाल था प्रमुख। साम्राज्यवादियों से उम्मीद थी नहीं कि वो कुछ ऐसा करेंगे कल्याण की कामना। ये कहना इस शिक्षा पद्धति की गाढ़ी राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, जो कम भ्रांतिपूर्ण नहीं है। मतलब ये कहें कि इंग्लिश एजुकेशन से हमारे यहाँ पे ये कहें राष्ट्रीय भावना है, तो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी एक तरीके से भ्रांतिपूर्ण बात होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा तो लोगों तो इंटरेस्ट ही नहीं दिखा है, और इस शिक्षा पद्धति के अभाव में राष्ट्रीय भावना का उदय होता ही नहीं, ये भी गलत है। ये बिल्कुल आप समझ लीजिए जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, चाहे ये भारत जो हमारे यहाँ पे जो जैसे पौरुष से हताश जनमानस के संबंध में शुक्ल जी ने कहा कि भक्ति भावना तब आया था, लोग पौरुष से हताश हो गए थे, तो हजारी प्रसाद जी ने कहा आपको गलत फहमी है, हमारे यहाँ पे पहले ही जैसा उतना ही आना होता, अगर नहीं पौरुष से हताश वगैरह ऐसी स्थिति होती तो भी वैसे ही होते। सेम चीज यहाँ पे भी वही बात कही जा रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कहा जाता है कौन सी उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण कर ली थी, और कांग्रेस की स्थापना यानी 1885 में कांग्रेस का स्थापना होता है। उसके पूर्व उनकी रचनाओं में देश काल की अनेक समस्याएं खुद देखने को मिलता है। अब बताओ, उन्होंने तो इंग्लिश एजुकेशन नहीं लिया। कौन सा छोटा सा बुद्धिजीवी मध्य वर्ग तो पैदा हुआ,
और फिर भी इसे एक तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बना, जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से हमें आजाद करने, तर्क सम्मत और ये लौकिक दृष्टिकोण देने में फायदेमंद हुआ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उसकी दूसरी उल्लेखनीय योगदान है, और आश्रम धर्म की घेरेबंदी से बाहर निकलकर अब व्यक्ति के अपने निर्णय को अहमियत मिलने लगी। मध्यकालीन जो धार्मिक कथाओं को विश्वसनीय बनाना आधुनिक युग की समस्याओं को जोड़ने के मूल में यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में शिक्षा भी जो है एक तरीके से कैसे कैसे हुआ, उसके पीछे क्या कारण रहे, वो भी बताया गया। तो एक बार हम देखते हैं हमने कहाँ तक कर लिया। तो देखिए आज जो हमने टॉपिक क्लियर कर लिया वो कहाँ तक कर लिया है। आज हमने राजनीतिक स्थिति देखा, नया आर्थिक ढांचा देखा, नए संबंध, शिक्षा का पश्चिमीकरण में सरकारी प्रयास, उत्तर भारत में शिक्षा। कल हमें यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, भारतीय जागरण, पश्चिम की चुनौती, ये देखना है। और साथ ही हमारे जो है नोट्स को रिवाइज करके पहले हम नोट्स रिवीजन करेंगे, फिर आगे के चैप्टर को या आगे जो भी टॉपिक है उनको लेके चलेंगे। तो इस तरीके से पूरे 400 पेज का है, विथ नोट्स हमने अच्छे से करना है। ऐप पे क्लासेस चलेंगी, 2-3 डेमो क्लास यहाँ पे आएगा, इसके बाद क्लास नहीं आएगा। और आपको सूचित मैंने कर दिया कि उसको 2000 में कर दिया, आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। साल भर आपके पास वो रहेगा और तब तक बहुत अच्छी आपकी पकड़ हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप स्वयं से भी कर सकते हैं चीज़ों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।